सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। और आज लेकर आ चुकी हूं मैं लेबर लॉज यहाँ पर हमारे SBIL में विद चैप्टर नंबर 16 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये वही चैप्टर है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, बिकॉज SBIL के अंदर लेबर लॉज चेंज हो गए। जो भी सारे चेंजेस है, सारा अपडेटेड वर्जन एज पर योर अपडेटेड ICSI मॉड्यूल आज हम इस वन शॉट लेक्चर में देखने वाले हैं। बी एट आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो या फिर आप रिवीजन के पर्पज से इस लेक्चर को देख रहे हो, दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद ने लिखे हैं, एंड वो हैंड रिटन नोट्स मॉड्यूल से ही बनाए गए हैं। सो अगर आप इसका कॉन्टेंट पढ़ लोगे, इट विल बी सफिशियंट फॉर क्लियरिंग एग्जाम्स, इट विल बी सफिशियंट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन है जो बार बार आता है कि हमें नोट्स कहाँ पर मिलेंगे इस चैप्टर के। इफ आई से कि ये चैप्टर है तो इसके नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं। जब आप PW ऐप पर जाओगे, लॉग इन करोगे अपने फ़ोन नंबर से, वहाँ पर यू हैव टू सर्च CS। जैसे ही आप कैटेगरी सर्च करोगे CS, सारे बैचेस वहां पर आ जाएंगे। वहां पर यू विल सी सिद्धांत बैच। ये बैच इस तरह से आपको दिखेगा, CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 25 जून 26 बैचेस। ये डिटेल्स आपको दिखेगी। इस बैच पर आपको क्लिक करना है आफ्टर लॉग इन, एंड सारे के सारे क्लासेस एज वेल एज उस क्लासेस के नोट्स आपको PW ऐप पर मिल जाएंगे। आप वेबसाइट से भी जा सकते हो pw.live, या फिर आप PW ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर हमारे सारे वन शॉट लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे। बस आपको एनरोल करना है, साइन अप और लॉग इन करना रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है कि मैम हमें वन शॉट से सब कुछ समझ बहुत अच्छे से आ रहा है, नोट्स भी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे। सो अब इस जगह इस बैच में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 16, तो सबसे पहले आराम से शांति से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा पूरा चैप्टर नंबर 16 क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में मेरे साथ। चैप्टर 16 है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये बात करता है लेबर्स की सेफ्टी के बारे में, उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में। पहले ये कोड नहीं था, तो ये कोड कैसे आया। इससे पहले टोटल 13 लेबर एक्ट्स थे जिनको अमलगमेट कर दिया, जिनको मर्ज करके हम ये नया कोड लेकर आए हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इफेक्टिव कब से हुआ ये? 21 नवंबर 25 से ये इफेक्टिव हो गया हमारा नया सा कोड। क्वेश्चन आता है इस कोड का काम क्या है, इस कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव है इस कोड का कि हम वर्कर्स की राइट को सेफ गार्ड कर रहे हैं, टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ वर्कर्स जिनको एम्प्लॉय किया गया एस्टेब्लिशमेंट में, और उनकी हेल्थ, उनके सेफ्टी कंडीशंस का ध्यान रखा जाए। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ कंडीशंस तो सही है ना, कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोई इंजरी हो गई है तो वो इंजरी कैसे वापस ट्रीट करी जाएगी, वो जिन वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं क्या वो क्लीन तो है, क्या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, बाथरूम फैसिलिटीज है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। एंड यही ऑब्जेक्टिव है हमारे एक्ट का। ये कोड सब पे एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 1 बोलता है ये कोड किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो देख लो। सो दिस कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है उन पे एप्लीकेबल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है उन पे एप्लीकेबल नहीं है, एंड एनी सिचुएशन ऑफ वॉर की कोई सिचुएशन है तब एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों उधर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बिकॉज CG के ऑफिसेस, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस के लिए उनका खुद का अलग सेपरेट एक्ट है, तो ये कोड उधर एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, हावेवर एक एक्सेप्शन है कि इधर एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या बोलता है? द कोड विल बी एप्लीकेबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इफ दे आर अपॉइंटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर इन द ऑफिसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरली हमने देखा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है, दिस एक्ट एंड दिस कोड विल नॉट बी एप्लीकेबल। लेकिन इस ऑफिस में कौन अपॉइंट हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये लेबर्स अपॉइंट हुए हैं, ये लेबर्स काम कर रहे हैं, और ये कैसे अपॉइंट हुए? थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार होता है,
है ना, जिसको एम्प्लॉयर बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे मैं काम दे रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर फिर आगे जिन लेबर इसको लेकर आता है, दोज आर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो अभी यहाँ पर बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं ऑफिसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऑफिसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में, तो अब इन ऑफिसेस पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दिस इज एन एक्सेप्शन, एंड बिकॉज ये एक्सेप्शन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम देखने वाले हैं मॉड्यूल में, कई सारी डेफिनेशन है लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं करवाती जाती हूँ तुम्हें। सबसे पहला है फैक्ट्री, कि फैक्ट्री आखिर होता क्या है। फैक्ट्री को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2(1)W में। फैक्ट्री, ये फोटो दिख रहा है, प्यारा सा चित्रकारी दिख रही है तुम्हें मेरी। सो फैक्ट्री है ये। अब एग्जाम में प्लीज फोटो मत बना के आना, ड्राइंग मत बना के आना। फैक्ट्री बोला गया, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस, कोई भी जगह इंक्लूडिंग प्रेसिंक्ट। प्रेसिंक्ट क्या होता है, ये फैक्ट्री के आसपास का जो एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया है, उसे हम प्रेसिंक्ट बोलते हैं। सो फैक्ट्री मतलब क्या, फैक्ट्री मतलब कोई भी जगह, कोई भी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंक्ट, जिसमें क्या इंक्लूड करेंगे, प्रेसिंक्ट, यानी कि ये भी फैक्ट्री के अंदर ही आएगा जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है। कौन सा प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, तुम कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ ना कुछ बना रहे हो। सो फैक्ट्री मतलब क्या, मेरे साथ बोलो, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेसिंक्ट वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरीड ऑन, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है। अभी कितने लोग काम कर रहे होंगे, 20 और मोर वर्कर्स। कब काम कर रहे हैं, विद द एड ऑफ पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से 20 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं। पिछले 12 महीने में किसी भी दिन, देखना लैंग्वेज समझना, 20 और मोर वर्कर्स आर कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स विद द एड ऑफ पावर। पिछले 12 महीने में अगर एक भी दिन 20 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, तो क्या होगा, हम मान लेंगे कि वो फैक्ट्री है। अच्छा, विदाउट द एड ऑफ पावर, बिना पावर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के 40 और मोर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उसे भी फैक्ट्री मान लेंगे। यानी कि किसी भी एक दिन भी ऐसा हुआ तो उसे हम फैक्ट्री मान लेंगे। मान लो कि एक एरिया है जहां पर 25 वर्कर्स काम कर रहे थे विद एड ऑफ पावर। कितने टाइम के लिए काम किया, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स वो चले गए। आफ्टर 2 मंथ्स ओनली 15 वर्कर्स आर वर्किंग, तो क्या अभी भी उसे फैक्ट्री मानेंगे? क्या ऑक्यूपेशनल कोड एप्लीकेबल होगा? यस, एप्लीकेबल होगा। आपको क्या देखना है, पिछले 12 महीने में, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, किसी भी दिन 20 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, फैक्ट्री माना जाएगा। सो क्या मैं कह सकती हूँ 2 महीने के लिए 25 वर्कर्स काम कर रहे थे, 20 से ज़्यादा वर्कर्स थे, इसे फैक्ट्री माना जाएगा। विदाउट द एड ऑफ पावर में कितने लोग होंगे, 40 और मोर वर्कर्स। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर बोला गया आपके जो होटल्स है फैक्ट्री में नहीं आएंगे, रेस्टोरेंट्स है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे शनिंग शेड है, फिर हमारे ईटिंग प्लेसेस है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, ये सभी फैक्ट्री में नहीं आएगा। तो इवन दो यहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, या फिर 40 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, स्टिल दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फैक्ट्री। उन पे कोड एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इन्हें फैक्ट्री की डेफिनेशन से ही एक्सक्लूड कर दिया। किसे? आपके जो होटल्स हैं, ईटिंग प्लेसेस है, रेस्टोरेंट्स है, रेलवे रनिंग शेड्स है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, इन सभी को फैक्ट्री की डेफिनेशन से ही हमने हटा दिया। अभी यहाँ पर बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं दिन में, उन सभी को काम करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शिफ्ट। नोट ध्यान से सुनना कि कुछ वर्कर्स हैं जो सुबह काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर्स हैं जो शाम को काम कर रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में और नाइट शिफ्ट में, ऐसे अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सो व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या तुम अलग अलग काउंट करोगे, साथ में काउंट करोगे? साथ में काउंट करेंगे। मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि 8 AM to 2 PM काम करते हैं हमारे 12 वर्कर्स, फिर समझो 4 PM से रात की 12 तक काम करते हैं हमारे 15 वर्कर्स। तो काउंट कैसे करेंगे?
टोटल यानी कि सारे के सारे वर्कर्स को काउंट किया जाएगा 12 + 15 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शिफ्ट की किसी भी शिफ्ट में वो काम कर रहे हैं, वो कंसिडर नहीं होगा बट पूरा काउंट किया जाएगा। दूसरा नोट बोलता है ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर कंप्यूटर्स रखे जाते हैं उसे हम फैक्ट्री ट्रीट नहीं करेंगे, सो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री। क्या 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 चीज़? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर कंप्यूटर्स रखे हुए उसे फैक्ट्री नहीं मानने वाले हैं यहाँ पर। एंड अगर कब होगा? अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारी डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पर कंप्यूटर्स रखे हुए उसे हम फैक्ट्री नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन नहीं हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फैक्ट्री। अब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा न्यू एस्टैब्लिशमेंट का। आई नो ये सारे के सारे नोट्स बहुत यूजफुल है, बिलीव मी। मॉड्यूल से बनाए गए एक एक नोट्स मेरे अपने हाथों से लिखे हैं मैंने, हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत हेल्प होने वाली है तुम्हारी इन सारे नोट्स से। एंड लेट मी नो, एक बार पूरा लेक्चर देख के बताना कि कितने यूजफुल लगे ये नोट्स तुम्हें। अभी न्यू एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? एज आई हैव टोल्ड यू, हमें इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना है। कौन सा एक्ट? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के अंदर रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कौन करेगा? एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी टू सेंड एन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन कैसे भेजेगा? इलेक्ट्रॉनिक वे में ई एप्लीकेशन भेजेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर को। किसको भेजेगा? रजिस्टरिंग ऑफिसर को। तो हर एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन भेजनी है। रजिस्टरिंग ऑफिसर को कितने दिनों के अंदर अंदर? 60 डेज के अंदर अंदर, जब से आपका एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये पूरा ना मैंने चार्ट के थ्रू बना रखा है, इसको देखो जरा। ये हमारा कौन है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर 60 डेज के अंदर अंदर जब से एक्ट एप्लीकेबल होगा एक ई एप्लीकेशन भेजेगा। कौन से फॉर्म? मैनर, फीस में, जैसा कि प्रिस्क्राइब कर रखा है। यहाँ पर बहुत जगह देखोगे इन द फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, फीस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। किसको? रजिस्टरिंग ऑफिसर को। रजिस्टरिंग ऑफिसर चेक करेगा एप्लीकेशन और फिर क्या इशू कर देगा? ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। थर्ड पॉइंट बोलता है तुम्हारी ओनरशिप, मैनेजमेंट और पर्टिकुलर्स में कोई भी चेंज है तो तुम्हें किसको बताना है? रजिस्टरिंग ऑफिसर को 30 डेज के अंदर अंदर बताना है जो भी चेंजेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में चेंज हो जाएगा। आप एस्टेब्लिशमेंट क्लोज कर रहे हो, वो भी 30 डेज के अंदर अंदर इंटीमेट करना है रजिस्टरिंग ऑफिसर को। कुछ भी हो रहा है, नई एस्टेब्लिशमेंट है 60 डेज के अंदर बताओ, चेंजेस हो रहा है 30 डेज में बताओ, क्लोज हो रहा है तो भी 30 डेज में बताना रहेगा। ये हमारा प्रोसेस था। रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा? रिमूव कर देगा एस्टेब्लिशमेंट का नाम 60 डेज के अंदर अंदर। रिमूव क्यों? क्योंकि अब तो वो बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तो उसके रजिस्टर में से नाम हटा दिया जाएगा। अच्छा, ये देखो, ये एग्जाम्पल से फैक्ट्री में 12 वर्कर्स काम कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, 10 वर्कर्स नाइट शिफ्ट में। विद द एड ऑफ पावर क्या उसे फैक्ट्री माना जाएगा? यस, टोटल वर्कर्स को काउंट करेंगे। 35 वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर। 31 जनवरी को 20 वर्कर्स फैक्ट्री छोड़कर चले गए तो भी 15 वर्कर्स ही बचे। क्या फैक्ट्री माना जाएगा? यस, पिछले 12 महीने में एक भी दिन 20 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं विद द एड ऑफ पावर, 40 और मोर वर्कर्स काम करते हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, उसे फैक्ट्री माना जाएगा। ठीक है, अभी देखो रजिस्ट्रेशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को उसका एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर करवाना था, इसलिए उसने झूठा मूठा बात करी, यानी कि चीज़ों को मिस रिप्रेजेंट किया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उसने छुपाया, जैसे हम बोलते हैं सप्रेशन किया। तो अभी क्या होगा? उस केस में बोला जाएगा उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होगी, उसके अगेंस्ट केस फाइल होगा क्योंकि उसने झूठा मूठा इन्फॉर्मेशन बताया और रजिस्ट्रेशन ले लिया। दूसरा बोला है एम्प्लॉयर ने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड्यूलेंट मैनर में लिया, गलत तरीके से फ्रॉड करके लिया, तो उस केस में उसको जो रजिस्ट्रेशन दिया था वो रजिस्ट्रेशन वापस ले लेंगे, रिवोक कर लेंगे। रिवोक मतलब टेकन बैक, उससे रजिस्ट्रेशन वापस ले लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे बोलने का मौका दिया जाएगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी एम्प्लॉयर को। अच्छा, तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर हो इसलिए तुमने ई एप्लीकेशन भेजी थी, बट एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर नहीं हुई। रजिस्टर नहीं हुई इसलिए तुम दुखी हो, परेशान हो कि एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर नहीं हुई है, या फिर तुमने अपील करी थी वो भी
डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है तो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, अब वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, बिकॉज तुम पर एक्ट एप्लीकेबल है, तुम्हारे अभी तक रजिस्टर नहीं हुए, तुमने अपील करी, अपील अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, तो तुम नए वर्कर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर हमारी एंटिटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सेंट्रल लेबर लॉ में या कोई और लॉ में जो कि नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हम डीम्ड मान लेंगे क्योंकि वो सेंट्रल लेबर लॉ के अंदर रजिस्टर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड लॉ के अंदर रजिस्टर है, हम इसे डीम्ड मान लेंगे कि ये क्या है, ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन है, मानो या ना मानो इस एक्ट के अंदर वो रजिस्टर हो चुकी है, यानी कि कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अपील वाला प्रोविजन बोलता है यहाँ पर एम्प्लॉयर आपका अपील फाइल करेगा 30 डेज के अंदर अंदर जब से ऑर्डर कम्युनिकेट किया। कौन सा ऑर्डर, तुमने एप्लीकेशन भेजी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कर दो, तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर नहीं कर रहे, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयर अपील फाइल करेगा 30 डेज के अंदर अंदर जब से ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है कि देखो मेरी इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर क्यों नहीं किया जा रहा। ये अपील फाइल होगी अपीलेट ऑफिसर के पास, अपीलेट ऑफिसर यहाँ पर उसे डिस्पोज ऑफ करनी यानी कि डिसीजन देना है अपील का 30 डेज के अंदर अंदर। एम्प्लॉयर ने 30 डेज के अंदर अपील फाइल नहीं करी, क्या आफ्टर 30 डेज अपील फाइल कर सकता है? यस, फाइल कर सकता है। अपीलेट ऑफिसर उस अपील को एंटरटेन करेगा अगर उसे लगता है सफिशिएंट रीजन थे फॉर नॉट फाइलिंग द अपील। अच्छा, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड सीसेशन ऑफ ऑपरेशन, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। ये बोलता है जब भी आप फैक्ट्री, माइन या कोई भी स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट करने वाले हो तो फटाफट बता दो, जब भी स्टार्ट करने वाले हो तो बता दो। किसको बताएंगे, वो अथॉरिटी बताती हूँ मैं तुम्हें, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। तो जो भी स्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री या माइन स्टार्ट करने वाले हो, आपको एक एप्लीकेशन भेजनी, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड टाइम और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी इंडस्ट्री कॉमर्स ट्रेड स्टार्ट होने वाला है। सिमिलरली वैसे ही अगर एक एम्प्लॉयर अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट को बंद कर रहा है तो भी उसे इंटीमेट करना है सेम अथॉरिटी को। और एप्लीकेशन कैसे भेजेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली। पूरे चैप्टर में यू आर गोइंग टू सी कि हम एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं, फिजिकली नहीं। अच्छा, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट, अभी काम हो रहा है तुम्हारी फैक्ट्री में, सो देयर आर चांसेस जो लेबर काम कर रहे हैं उनका एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट हो जाता है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म करने की ड्यूटी किसकी होगी, इन्फॉर्म करने की ड्यूटी हमारे एम्प्लॉयर की होती है क्योंकि उसी की कंट्रोल में, उसी के मैनेजमेंट में लेबर काम कर रहे हैं। तो ये बोलता है जब भी एक्सीडेंट इनकर होता है एस्टैब्लिशमेंट में जिसकी वजह से लेबर को चोट पहुंची है, बॉडीली इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो पर्सन 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए काम नहीं कर पा रहा है, या फिर उस पर्सन की डेथ हो गई है, वो पर्सन मर गया है। क्या चीज़ें, दो चीज़ें हुई है कि एक्सीडेंट की वजह से उसको बॉडीली इंजरी आई विच इज़ प्रिवेंटिंग द इंजर्ड पर्सन, यानी कि इंजर्ड पर्सन को रोक रही है जो 48 आवर्स और मोर काम नहीं कर पा रहा है, मतलब ज़्यादा चोट लगी, वो थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए काम कर पा रहा है, या फिर उसकी डेथ हो गई है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अब एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ को। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, लेकिन करेगा कौन? अगर मैं बोलूँ माइन वाला केस है तो माइन के केस में या तो ओनर कर सकता है, या फिर एम्प्लॉयर, या फिर मैनेजर, या फिर एजेंट। कौन कौन कौन, ओनर, एम्प्लॉयर, मैनेजर या फिर एजेंट। अगर फैक्ट्री की बात करें तो एम्प्लॉयर या मैनेजर बताएगा। अगर हम प्लांटेशन, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन या किसी और एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयर इन्फॉर्म करेगा, किसको, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बताएगा कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से बॉडीली इंजरी या फिर डेथ हुआ है। इंजरी ऐसी हुई है जिसकी वजह से लेबर की डेथ हो गई है। इन केस ऑफ डेथ क्या होगा, तो आपके नोटिस में मेंशन होगा कि एक्सीडेंट की वजह से एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, एंड उस केस में कब आपको नोटिस देना रहेगा, जब से ऐसा हुआ है वहां से 2 महीने के अंदर अंदर अथॉरिटी को नोटिस बताओ कि हमारी फैक्ट्री में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से इंजरी पहुंची और उस पर्सन की डेथ हो गई। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में बता रही हूँ, 2 मंथ्स के अंदर अंदर जब से ये इंसिडेंट हुआ है।
अच्छा, अगर ऐसी कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम किसको बताएंगे? फिर हम बताएंगे चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को बताएंगे, जो कि आगे इंक्वायरी कंडक्ट करेगा सेम टाइम पीरियड के अंदर। अच्छा, यहाँ पर भी जब भी ना डेथ हुई है, अभी तुम सोचो तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारी स्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे हैं और वो लेबर के काम करते दौरान इंजरी पहुंची जिससे उसकी डेथ हो गई। सो देयर आर चांसेस, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, उनकी भी हेल्थ, उनकी भी सेफ्टी, उनकी भी लाइफ की बात आ गई है। हम चेक करेंगे कि हमारी फैक्ट्री, हमारी एस्टैब्लिशमेंट सही है ना, एंड इसीलिए फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट में इंक्वायरी करी जाएगी। किस चीज़ के लिए इंक्वायरी करी जाएगी? हेल्थ स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे, वेलफेयर फैसिलिटीज़ देखी जाएगी, जो भी मशीनरी है वो सही कंडीशंस में ना, ये चेक किया जाएगा। सो बेसिकली डेथ होना इज़ अ बड़ी बात, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, काफ़ी ज़्यादा मेजर अकरेंसेज जो होती है, इसीलिए बोला गया है जब से ये इवेंट हुआ है, जब से डेथ हुई है, वहाँ से 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना है? इंक्वायरी करेगी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी नहीं है तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इंक्वायरी करेगा 2 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी आती है नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस ऑकरेंस। अगर कोई भी डेंजरस ऑकरेंस हुई है, कोई हादसा हुआ जो कि डेंजरस है, उस केस में चाहे उससे बॉडीली इंजरी हो रही हो या नहीं हो रही, चाहे किसी को चोट पहुंचे या चोट ना पहुंचे, या हो सकता है चोट पहुंचते पहुंचते बच जाए, ठीक है, लेकिन कोई डेंजरस ऑकरेंस हुआ है, जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक केस देखा था कि फैक्ट्री में ना कोई मशीन में कोई प्रोडक्ट डाला था और वो ब्लास्ट हो गया, बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ, हालांकि आसपास कोई था नहीं तो किसी को चोट नहीं लगी, कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो सकता था अगर कोई पास में होता तो। वैसे ही डेंजरस अकरेंस हुआ है, वेदर और नॉट, चाहे किसी को बॉडीली इंजरी हो चाहे ना हो, स्टिल एम्प्लॉयर को एक नोटिस देना है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड टाइम में किसको बताना है, अब तक तो पता हो जाना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। क्या है? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बताना रहेगा। कुछ यहाँ पर नोटिस बताना होता है, यानी कि आपको डिजीजेस के बारे में बताना होता है, सर्टेन डिजीजेस का नोटिस देना होता है। सबसे पहला ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को लगता है कि वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहा है और काम करते दौरान उसको एक डिजीज होगी विच इज स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल। अभी 3rd शेड्यूल के अंदर कुछ लिस्ट ऑफ डिजीजेस मेंशन्ड है, तो वही डिजीजेस अगर आपके वर्कर को हो जाती है, वर्कर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी डिजीज के साथ विच इज स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल, तो एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना है किसको? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, प्रिस्क्राइब्ड टाइम में। दूसरा, ड्यूटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर बेसिकली कौन हुआ? डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर चेक करते हैं पेशेंट को। जब वो चेक कर रहे हैं लेबर को, जब लेबर की हेल्थ कंडीशन देख रहे हैं और चेक करते दौरान उन्हें पता चलता है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, या फिर वो सफ़र कर सकता है, ही इज सस्पेक्टेड टू सफ़र फ्रॉम अ डिजीज विच इज स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल, तो इस मेडिकल प्रैक्टिशनर की ड्यूटी क्या है? एक रिटर्न नोटिस देगा चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। अगर नहीं दिया तो उस केस में उसे पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपीज तक की। ये ड्यूटीज है एम्प्लॉयर की पहली, एंड दूसरी है हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर की कि उसे भी बताना रहेगा। अच्छा, और क्या ड्यूटीज है एम्प्लॉयज की वर्क प्लेस में? ऐसे है ना, तुम्हारी मॉड्यूल में देखोगे एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज है वर्क प्लेस में, उसे भी एक बार रीड कर लेना। कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर के, मॉड्यूल में से चेक करना, रीड करने वाला है, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, मॉड्यूल रीड एंड कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए। वैसे ही एम्प्लॉयज़ की क्या बोला? रीजनेबल केयर करनी, उनको खुद को अपनी चिंता होनी चाहिए, उनको खुद को केयर करनी अपनी हेल्थ की, अपनी सेफ्टी की। उन्हें पता है ये डेंजरस है तो वो काम नहीं करना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, उनको जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स उसको कंप्लाई करना है, उसको फॉलो करना रहेगा, कोऑपरेट करना है, एम्प्लॉयर का साथ देना है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में, रिपोर्ट करना है कोई भी अनसेफ या अनहेल्दी कंडीशन है तो, एंड लास्टफुली ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से उनकी हेल्थ या उनकी सेफ्टी अफेक्ट हो। ये सारी हमारी एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज हो जाएगी। अच्छा, अभी एम्प्लॉयज़ हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमिनेंट डेंजर। ये क्या बोलता है? हर एक एम्प्लॉय के पास राइट है कि उसे इंफॉर्मेशन मिले, किस बारे में?
आपके एम्प्लॉय ने बोला है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अबाउट द फैक्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट, हेल्थ स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो हर एक एम्प्लॉय के पास राइट होता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिले, किससे, एम्प्लॉयर से या फिर मेंबर ऑफ द सेफ्टी कमिटी से। सो उसके पास राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अभी तुम्हारे वर्कर को लगता है दैट जो वहाँ वो काम कर रहा है, काम करते करते ना देयर इज एन एप्रहेंशन। एप्रहेंशन मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी को इंजरी पहुंच सकती है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, उसकी सेफ्टी अफेक्ट हो सकती है। तो वो जाके किसको बताएगा, एम्प्लॉयर को या फिर सेफ्टी कमेटी के मेंबर को या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। उनकी ड्यूटी होती है कि रीजनेबल केयर करी जाए, रेमेडीज ली जाए, क्योंकि वर्कर्स ही ना बेस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वही मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, उसे पता है क्या क्या डेंजरस अकरेंस हो सकती है। उससे ऐसा लग रहा है, एप्रीहेंशन है, तो उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड है कि यस सच में इमिनेंट डेंजर था, तो वो रेमेडियल एक्शन लेगा और रिपोर्ट सबमिट करेगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड नहीं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लेबर फालतू में ऐसा बोल रहा है, तो भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी और उसका डिसीजन फाइनल होगा। अच्छा, एडवाइजरी बोर्ड, यहाँ पर दो तरह के एडवाइजरी बोर्ड है, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स में मिल रहा है तुम्हें। एक है नेशनल बोर्ड, एक है स्टेट बोर्ड। नाम से ही पता चल रहा होगा कि नेशनल बोर्ड किसको एडवाइस करेगा, ये एडवाइस करने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट बोर्ड एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। किससे रिलेटेड, सो नेशनल बोर्ड नेशनल लेवल पर बना हुआ है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड, कि कोड को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। इफ आई टॉक अबाउट स्टेट बोर्ड, ये एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोड, कि कोड को कैसे एडमिनिस्टर करना है, सुपरवाइज करना है एंड मैनेज करना है। ये काम होगा हमारे स्टेट बोर्ड का। अच्छा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बोले गए कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करेगा कि एक वर्क प्लेस के लिए क्या ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स है, सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स है, वो बताएगा। साथ ही साथ अगर कोई हजार्ड होता है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, वो मेजर्स भी लिए जाएंगे, जैसे कि कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या दूसरा हजार्ड हो सकता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय की लाइफ को खतरा हो और जो एम्प्लॉय को डेली डील करना पड़ता है। जैसे कि कोई फैक्ट्री में काम केमिकल वाला हो रहा है तो उस एम्प्लॉय को रोज केमिकल से डील करना है। सो कहीं ना कहीं कहने से कि एक नॉर्मल लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जब उस केमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी लिमिट्स ज़्यादा बढ़ जाएगी, सो इट विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ द वर्कर। इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर आपको मेजर्स भी लेने, एम्प्लॉय की लाइफ की बात है, एम्प्लॉय को कभी भी ऐसा कुछ हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू टेक द मेजर्स। क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे हजार्ड कंट्रोल के लिए? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सिम्टम्स, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि बीमारी हो सकती है। जैसे कि बुखार आएगा, उससे पहले हमें पता चलता है ना सिम्टम्स क्या है, कुछ खाने का मन नहीं होता है, बॉडी गरम गरम लग रही होती है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर ट्रीटमेंट देखो एंड आफ्टर दैट बोला गया है फिर सेफ यूज करो प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब टेक मेजर्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट रहते हैं मॉनिटर करो आपका एक्सपोजर लेवल कितना, उसे मेजर करो, एक लिमिट से ज़्यादा तो एक्सपोज्ड नहीं है ना। थर्ड इज मेडिकल एग्जामिनेशन कराओगे एम्प्लॉय का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बाय एम्प्लॉयर। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि एम्प्लॉयर क्या कराएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा। हजार्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस, आपकी जो भी हजार्ड है उसे इवैल्यूएट करो, उसे मैनेज करो, इसे कंट्रोल किया जाएगा। दीज आर द नॉर्म्स फॉर हजार्ड मैनेजमेंट। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय है जो आपकी फैक्ट्री छोड़ के चला गया, एस्टैब्लिशमेंट छोड़ के चला गया, लेकिन अभी उसे कोई डिजीज हो रही है, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एम्प्लॉयर की? यस। क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय काम कर रहा था, अभी उसने 20 साल इस एस्टैब्लिशमेंट में काम किया, वो छोड़कर चला गया, बाद में उसको कोई डिजीज हुई, डिजीज इस वजह से हुई क्योंकि वो फैक्ट्री में ऐसा काम कर रहा था। सो यस, यहाँ पर भी उसे मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा इवन आफ्टर द सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया तो भी उसे मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसे बीमारी हुई, जो उसे डिजीज हुई, वो इस वजह से हुई है क्योंकि उसने फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट में इतना काम किया था। आई होप आई एम वेरी क्लियर।
नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर्स। अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से क्या करेगा, एक सेफ्टी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इस सेफ्टी कमिटी में एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। सो एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, और बोला है जो वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव है वो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होने चाहिए। रीज़न बड़ा ही सिंपल है, अगर वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव कम है और एम्प्लॉयर के ज़्यादा है तो किसकी चलेगी, एम्प्लॉयर की। इसीलिए बोला है वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव कभी भी कम नहीं होने चाहिए एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव से, या तो इक्वल हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, सेफ्टी ऑफिसर्स की बात करी गई कि सेफ्टी ऑफिसर्स भी अपॉइंट करना है, लेकिन कब, 4 केसेस है। ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पर 500 और मोर वर्कर्स है, सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट हो जाएंगे। फैक्ट्रीज जहाँ जो कि हजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, 250 और मोर वर्कर्स। ऐसे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन जहाँ पर 250 और मोर वर्कर्स है, या माइंस जहाँ पर 100 और मोर वर्कर्स है। अगर ऐसा केस है तब भी सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होगा। फिर से सुनो, फिर से, फैक्ट्री जहाँ पर कितने हैं, 500 और मोर वर्कर्स हैं, तो वहाँ पर क्या अपॉइंट हो जाएगा हमारा सेफ्टी ऑफिसर। ऐसी फैक्ट्री जो हजार्डस प्रोसेस में एंगेज है, वहाँ पर 250 और मोर वर्कर्स है, सेफ्टी ऑफिसर। बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हमारा 250 और मोर वर्कर्स है, अगेन सेफ्टी ऑफिसर। एंड लास्टली माइन जहाँ पर 100 और मोर वर्कर्स है, तो 500, 250, 250, 100। जस्ट अ मिनट, एक बार से रीड करना। ठीक है, अच्छा, सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर्स ओके हमारा। अब हम देखने वाले हैं वेलफेयर मेजर्स। वेलफेयर मेजर्स क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर को कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जैसे कि क्या, एडिक्वेट सूटेबल वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मेल फीमेल के लिए अलग, ट्रांसजेंडर के लिए अलग वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। बाथरूम और लॉकर फैसिलिटी होनी चाहिए, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर के लिए अलग, कि अलग अलग बाथरूम फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि वो काम कर रहे, काम करने के बाद जा रहे हैं, सो वॉशरूम एंड बाथरूम फैसिलिटीज़ चाहिए होगी सेपरेट। ऐसे कपड़े जो वो पहन नहीं रहे, क्लोथ्स नॉट वॉर्न ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, से उनका ना यूनिफॉर्म अलग होता है। जब वो काम कर रहे हैं तब अलग कपड़े होते हैं, जो कपड़े घर से पहन के आते हैं वो अलग होते हैं। सो ऐसे क्लोथ्स विच आर नॉट वॉर्न ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स दे शैल बी सेपरेटली कैप्ट, तो उनके लिए अलग से जगह है ना, वो देखा जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट है ना, कोई वर्कर जो बहुत देर तक खड़ा खड़ा काम कर रहा है, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए यहाँ पर। दोज वर्कर्स हु आर ऑब्लाइज्ड टू वर्क इन अ स्टैंडिंग पोजिशन फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स। फिर हमारा बोला मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए। जब 100 और मोर वर्कर्स आपके एम्प्लॉयड है, 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स है, तो वहाँ पर खाने पीने के लिए कैंटीन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एडिक्वेट फर्स्ट एड बॉक्सेस भी अवेलेबल होने चाहिए। ये सभी क्या है, हमारी वेलफेयर फैसिलिटीज़ है और वेलफेयर मेजर्स है। फिर आता है हमारा क्रैश फैसिलिटी। क्रैश फैसिलिटी क्या बोलता है, ऐसे वुमेन हु हैज़ रिज्यूम्ड देयर वर्क। अच्छा, बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स होती है जिन्होंने अपना काम रिज्यूम किया आफ्टर देयर प्रेगनेंसी, आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। अब वो काम रिज्यूम करे तो वो अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आ सकती। अगर वो बच्चे का एज अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स है एंड एस्टैब्लिशमेंट में 50 और मोर वर्क 50 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट में क्रैश फैसिलिटी होगी जहाँ पर उस बच्चे को रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या, अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स। अच्छा, फिर आते हैं सेक्शन 25 जो बोलता है डेली एंड वीकली वर्किंग आवर्स कि एक पर्सन कितना काम कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो एक पर्सन मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, 8 आवर्स इन अ डे काम कर सकता है। 6 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। सो यहाँ पर बोला गया मैक्सिमम 8 आवर्स इन अ डे काम कर सकते हो विद इंटरवल। लेकिन माइंस वाले लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। अभी क्या स्पेशल प्रोविज़न है, जो लोग माइंस में काम कर रहे हैं, माइन मतलब कहने से बिलो द ग्राउंड काम कर रहे हैं, ग्राउंड के नीचे
नीचे माइनिंग कर रहे हैं, ग्राउंड के नीचे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो नंबर ऑफ आवर्स कौन फिक्स करके रखेगा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। वो उतने ही नंबर ऑफ आवर्स काम कर सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। अगर सीजी ने बोले 4 घंटे तो 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। सो नंबर ऑफ आवर्स कौन फिक्स करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्कर जो कि काम कर रहा है शिफ्ट में, तो उस केस में भी उसका डेली मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आप 6 घंटे काम कर सकते हो पूरे दिन में, तो वर्कर ऐसा नहीं कि सुबह 3 घंटे काम कर रहा है और शाम को 5 घंटे काम कर रहा है, बोल रहा है ना अरे मैं तो 6 घंटे किसी भी टाइम पे नहीं हुआ। सो टोटल हम लोग इंक्लूड करेंगे 3 + 5 8। तो इवन तो आप किसी भी शिफ्ट में काम कर रहे हो, आपका टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज नहीं होना चाहिए। लास्टली पर्सन जो कि माइन में काम कर रहा है उसकी सारी डिटेल्स रजिस्टर में लिखी जाएगी। ये किसके लिए? हमारे माइंस के लिए। फिर आता है हमारा मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स मतलब वो लोग जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उन वो लोगों को कितना काम करना है यहाँ पर बोला गया है इनके टोटल टाइम में इंक्लूड होगा जितना टाइम उन्होंने गाड़ी चलाने में बिताया। सो टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द रनिंग टाइम ऑफ द व्हीकल। अभी ना बहुत सारे एंसिलरी काम होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टोल टैक्स पे रुक रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, तो टोटल टाइम के अंदर वो सब भी इंक्लूड करा जाएगा। इसका सब्सिडरी वर्क अगर किसी का वेट किया है लेस देन 15 मिनट्स के लिए, तो वो भी टोटल टाइम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ये किसके लिए? हमारे मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए। जैसे देखो 5 आवर्स रनिंग टाइम है, 2 आवर्स लोडिंग अनलोडिंग है, 1 आवर टिकट चेकिंग है, तो टोटल कितना माना जाएगा? 8 आवर्स काम किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 घंटे मिल लो, नहीं, पूरा इंक्लूड किया जाएगा, टोटल टाइम के अंदर सब कुछ आएगा। अभी हम देख रहे हैं वर्किंग आवर्स फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट। अभी जर्नलिस्ट का जॉब ना बहुत खतरनाक होता है, कभी भी किसी भी टाइम पे न्यूज़ आ गई उन्हें जाना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना है? यहाँ पर वीक्स में बात करी गई है कि वर्किंग आवर्स उन लोगों के लिए कितना है? मैक्सिमम 144 आवर्स इन लास्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स। पिछले 4 हफ्तों में आप मैक्सिमम कितना काम कर सकते हो? 144 वर्किंग आवर्स काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सेकेंड बोला अगर जर्नलिस्ट ने लगातार 7 दिन के लिए काम किया है, कंटिन्यूसली 7 डेज के लिए काम किया है, तो उन्हें रेस्ट मिलेगा 24 आवर्स का, 1 दिन का रेस्ट मिलना चाहिए। ये है हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट की बात। अच्छा अभी छुट्टी की बात कर लेते हैं, क्या लीव मिलेगा? कि यस, इतना काम करोगे लीव तो बनता है, छुट्टी तो चाहिए। अगर कोई सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय है या फिर वर्किंग जर्नलिस्ट है तो उन्हें छुट्टी मिलेगी। एक तो होती है अर्नड लीव, एक होती है मेडिकल लीव, यानी कि आप छुट्टी पर हो तो भी उस दिन का पैसा मिलेगा। किसके लिए? वर्किंग जर्नलिस्ट एंड सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय के लिए। अर्नड लीव यहाँ पर बोलती है कि अगर 11 दिन काम किया है तो आपको 1 दिन की अर्नड लीव मिल जाएगी। मेडिकल लीव बोलता है कि अगर आपने 18 डेज काम किया है तो 1 दिन की लीव मिल जाएगी, लेकिन वो मेडिकल लीव है तो वो हाफ वेजेस के साथ मिलेगी। अर्नड लीव पूरी की पूरी वेजेस के साथ मिलेगी। कब? 11 डेज काम किया, 1 दिन की छुट्टी विथ फुल वेजेस, ठीक है। अगर आपने 18 डेज और मोर काम किया, छुट्टी मिलेगी, 1 दिन की मेडिकल लीव मिलेगी, लेकिन हाफ वेजेस के साथ। अर्नड लीव मैंने नहीं ली, मुझे छुट्टी मिली, 2 मिली, फिर 1 मिली, फिर 2 मिली, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास जगह ही नहीं जाने के, मैं क्या करूं? तो अर्नड लीव इकट्ठी हो जाएगी, ऐसे 1 महीने में 2, फिर 2, फिर 2, इस तरह से आपकी लीव अक्यूमुलेट हो जाती है। एक साथ लंबी छुट्टी मार सकते हो आप, तो अर्नड लीव्स अक्यूमुलेट हो जाएगी, एक सर्टेन लिमिट तक हो सकती है। बाद में आप इससे एनकैश करवा सकते हो, यानी कि पैसे भी ले सकते हो, या चाहो तो उस लीव्स को अवेल कर सकते हो, यानी कि बाद में छुट्टी भी ले सकते हो। ये हमारी लीव्स की बात है। अच्छा अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि खुद से जा रहा है या फिर किसी को टर्मिनेट किया गया, तो उस केस में क्या उसके पास तो छुट्टी होगी। मान लो उस पर्सन के पास 5 छुट्टी पड़ी, उसने छुट्टी नहीं ली, उसका यहाँ पर टर्मिनेशन हो गया या फिर वो खुद रिटायर होकर चला गया, तो वो 5 दिन का जितना भी पैसा है उसको कैश कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, यानी कि लीव्स को एनकैश किया जाएगा। डेथ के केस में किसको देंगे? अब ऊपर से आएगा क्या? नहीं, उसके लीगल हायर को पैसा मिल जाएगा। अभी यहाँ पर बोला ये जो भी लिखा हुआ है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? अगर जो एडोलेसेंट वर्कर है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वीकली एंड कॉम्पनसेटरी हॉलीडेज वाला बोलता है किसी भी वर्कर को वीक में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करना, मैक्सिमम 6 डेज काम कर सकते हो। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए बोला है कि मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को लगातार 10 डेज काम कर सकते हैं, 10 डेज से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो नॉर्मली 6 डेज मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर का काम ज़्यादा रहता है, गाड़ी चलाने का, एक जगह से दूसरे जाने का, तो उधर बोला गया 10 डेज। अच्छा वर्कर को अगर वीकली हॉलीडे नहीं मिला किसी दिन तो क्या होगा? उस टाइम पे कॉम्पनसेटरी
हॉलीडे मिल जाएगा। बचपन में जब तुम ट्यूशन वगैरह जाते होंगे तो तुम्हें पता लगता होगा कि अगर तुम्हारी ट्यूशन टीचर ने किसी दिन की छुट्टी ले ली तो वो क्या बोलती है, अरे संडे को आ जाना, मैं तुम्हें संडे को पढ़ा दूंगी। तो वही बोला गया। अगर तुम्हें किसी वीकली हॉलीडे दिया ही नहीं गया, छुट्टी थी होली की लेकिन तुम्हें होली की छुट्टी नहीं दी गई, तो अभी होली की छुट्टी की जगह एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगी, दैट इज कॉम्पनसेटरी हॉलीडे। अच्छा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस प्रोविजन से किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती, बोल सकती कि आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है हमारा एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। अगर किसी भी वर्कर ने अपने नॉर्मल टाइम से ज़्यादा काम किया, 8 घंटे काम करना था, 8 घंटे से ज़्यादा काम किया है, तो उसे हम बोलेंगे ओवर टाइम काम किया है। नॉट ओनली दैट, उसे उस ओवर टाइम का वेजेस भी मिलेगा एक्स्ट्रा, ट्वाइस द रेट ऑफ नॉर्मल वेजेस। कैसे? मान लो 1 घंटे का जनरली 100 रुपये मिलता है, 8 घंटे काम किया 800 रुपीज़, लेकिन वो पर्सन 10 आवर काम कर रहा है, 2 आवर ओवर टाइम कर रहा है, तो 2 घंटे का पैसा कितना मिल जाएगा? 200 रुपीज़ पर आवर, क्योंकि क्या हो जाएगा, ट्वाइस द रेट ऑफ नॉर्मल वेजेस हो जाने वाला है। ओवर टाइम काम करने से पहले यहाँ पर हमें वर्कर का कंसेंट चाहिए कि वो रेडी है ना टाइम से ज़्यादा काम करने के लिए। एम्प्लॉयर हैव टू टेक द कंसेंट। फिर आते हैं हमारा नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में भी हमारे वर्कर्स काम कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट मतलब रात में काम कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट होती होगी, आपने सुना होगा कि कोई वर्कर है जो रात में 10 बजे से काम कर रहा है, सुबह की 7 AM तक, 10 PM से 7 AM तक काम कर रहा है। व्हाट इज इट? वो होती है नाइट शिफ्ट। क्वेश्चन आता है कि नाइट शिफ्ट वाले लोगों को छुट्टी कैसे मिलेगी, उनका वीकली हॉलीडे कैसे होगा? तो भी ध्यान से समझना, अगर किसी वर्कर ने काम किया है रात में काम किया है 10 बजे से सुबह की 6 बजे तक, क्या मैं बोल सकती हूँ उसका नाइट शिफ्ट खत्म हुआ? जैसे ही उसका नाइट शिफ्ट खत्म हो गया, हम उसे 1 दिन की छुट्टी दे देंगे। 6 दिन काम किया है उसने पूरा, 6 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी मिलती है। सो एज सून एज इज नाइट शिफ्ट एंड, जैसे ही उसकी नाइट शिफ्ट खत्म होती है उसे क्या मिल जाएगी? पूरे 1 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। जैसे देखना जरा, यहाँ पर किसी वर्कर ने 6 डेज काम किया है, कि उसका लास्ट दिन है 10 PM to 6 AM, वो सुबह काम कर रहा है। अभी एज सून एज द नाइट शिफ्ट एंड, जैसे ही उसका नाइट शिफ्ट खत्म हो गया, उसकी छुट्टी हो जाएगी, 1 दिन का हॉलीडे मिल जाएगा। ये हॉलीडे कैसे होगा? ये पूरा दिन, यानी कि सुबह का पूरा दिन 6 AM से लेकर पूरी की पूरी रात तक, एंड फिर वो जो अगला दिन है नेक्स्ट डे, वो भी उसका छुट्टी माना जाएगा। समझा ना? अच्छा, नेक्स्ट डे के बाद जो नाइट में 10 PM बजेगी, तब उसे क्या करना है? तब उसे फिर से काम पर जाना है। सो आपको वीकली हॉलीडे मिलेगा एज सून एज द नाइट शिफ्ट एंड, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट खत्म हुई है आज सुबह 6 बजे, ठीक है, 10 बजे से काम कर रही थी, सुबह 6 बजे खत्म हुई, तो आज का पूरा दिन और रात मुझे काम नहीं करना है, एक छुट्टी है। अगले दिन भी दिन में काम नहीं करना है, रात में काम करने जाना होगा। दैट इज अबाउट हमारा नाइट शिफ्ट। जो फॉलोइंग डे नेक्स्ट डे होगा वो डीम्ड माना जाएगा। यहाँ पर 24 आवर्स का, वो जो कब खत्म होगा, कब शुरू होगा, जैसे ही आपका नाइट शिफ्ट एंड हो जाता है। ये हमारा किसके बारे में? नाइट शिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग वर्कर्स। क्या बोलता है? एक रिले ऑफ वर्कर्स सेम टाइम पर काम नहीं करने चाहिए। एक साथ एक ही तरह के वर्कर्स सेम टाइम पर काम कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। वो क्या हो रहा है? वर्कर्स ओवरलैप हो रहे हैं। इसको समझना एग्जाम्पल के थ्रू कि सेम काइंड ऑफ वर्क कर रहे हो, सेम वर्कर्स काम कर रहे हो। एक शिफ्ट चलती है हमारी 9 AM to 4 PM, एक शिफ्ट और चल रही है हमारी, लेट्स अज्यूम 2 PM to 8 PM, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं 2 PM to 6 PM। ये 2 शिफ्ट चल रही है। 9 AM to 4 PM में हमारे 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 2 PM to 6 PM में हमारे 30 वर्कर्स काम कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या मैं बोल सकती हूँ 2 बजे से 4 बजे के बीच में कॉमन वर्कर से 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? 20 + 30 यानी कि 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो एक ही रिले ऑफ वर्कर्स सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ वर्क कर रहा है, दैट इज ओवरलैपिंग। उसे हम क्या बोलेंगे? एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, वो अलाउड नहीं है, उसे
प्रोहिबिट किया गया। हालांकि एग्जेम्पशन दे दी गई कि गवर्नमेंट चाहे तो अप्रूवल ले लो आप चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर से, फिर किसी को भी एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग वर्कर्स भी हो सकते हैं, किसी भी स्टैब्लिशमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी कैटेगरी ऑफ वर्क को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। बट दिस एग्जेम्पशन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू माइंस, माइंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। माइंस में तो ओवरलैपिंग वर्कर्स होने ही नहीं चाहिए। ये था अबाउट ओवरलैपिंग वर्कर्स। प्रोहिबिशन होता है डबल एम्प्लॉयमेंट का। क्या बोल रहा है, आपका कोई भी वर्कर ऑलरेडी फैक्ट्री में या माइन में काम कर रहा है, ऑलरेडी किसी सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट में, सिमिलर फैक्ट्री, सिमिलर माइन में काम कर रहा है पिछले 12 घंटे में, और वो फिर से आ गया काम करने, तो उसे अलाउड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पिछले 12 घंटे में फैक्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट या माइन में काम कर रहा है। ठीक है, अब आया नोटिस एंड पीरियड ऑफ वर्क। हर एस्टैब्लिशमेंट को क्या करना है, डिस्प्ले करना है, मेंटेन करना है एक नोटिस, जिसमें वो बताएगा कि क्या डिटेल्स है हर दिन की, कितना काम कर रहे हो, आवर्स ऑफ वर्क क्या है, छुट्टी कितनी मिल रही है, ब्रेक कितना मिल रहा है। फॉर्म क्या होगा, फॉर्म एंड मैनर अब तक तो पता होना चाहिए, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। किसको भेजेंगे, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। और कोई भी चेंजेस आते हैं तुम्हारे नोटिस में तो वो चेंजेस भी इंटीमेट करने पड़ेंगे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। ये था नोटिस से रिलेटेड एंड पीरियड ऑफ वर्क से रिलेटेड। अभी आती बात एनुअल लीव विद वेजेस। तुम्हें छुट्टी मिलेगी, कितनी छुट्टी मिलेगी, कब छुट्टी मिलेगी, तो ऐसा वर्कर जिसने 180 डेज और मोर काम किया है एक कैलेंडर ईयर में, उसे छुट्टी मिलेगी। कंडीशन क्या है, अगर तुमने ऑलरेडी 180 डेज और मोर काम किया है तभी तुम्हें छुट्टी मिलेगी, एनुअल लीव मिलेगी विथ वेजेस वाली। अभी 180 डेज के अंदर ना क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, कभी तुमने अर्नड लीव लिए 180 डेज के अंदर इंक्लूड होगा, तुम्हें ले ऑफ कर दिया गया, मतलब तुम तो काम करने आए थे बट मशीनरी खराब थी इसलिए काम नहीं मिला, या रॉ मटेरियल नहीं था, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो तुम 2 दिन के लिए काम नहीं कर पाए, वो होता है ले ऑफ। तो 180 डेज के अंदर ले ऑफ वाला दिन, मैटरनिटी लीव, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो मैटरनिटी लीव, अर्नड लीव, ये सभी इंक्लूड करा जाएगा। अच्छा, अगर कोई वर्कर है जिसकी सर्विसेज स्टार्ट ही नहीं हुई है, अच्छा ध्यान से समझना, हमने ये देखा था कि हम क्या देखेंगे, कैलेंडर ईयर में 180 डेज और मोर काम किया तो उसे हम लोग यहाँ पे छुट्टी दे देंगे। लेकिन किसी वर्कर ने तो बीच में ज्वाइन किया, मतलब उसने कब ज्वाइन किया, लेट अस अज्यूम अक्टूबर में, 1 अक्टूबर से काम करना स्टार्ट किया, तो 180 डेज तो हो ही नहीं रहे, फिर क्या करेंगे, तो उस केस में बोला गया अगर किसी वर्कर ने बीच में ज्वाइन किया एंड ही हैज़ नॉट स्टार्टेड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कैलेंडर ईयर, तो उस केस में बोला जाएगा उसे लीव कितनी मिलेगी और कब मिलेगी, अगर उसने काम किया है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। यानी कि इफ आई से कि वो 90 डेज है तो 90 डेज का 1/4 क्या हो गया हमारे यहाँ पे 22.5, यानी कि 23 डेज। लमसम अगर उसने 23 डेज काम किया है तभी उससे छुट्टी मिलेगी। कितनी छुट्टी, कब छुट्टी मिलेगी, 20 दिन काम किया तो 1 दिन का लीव मिलेगा। एडोलेसेंट के लिए 15 दिन का काम किया तो 1 दिन लीव मिलेगी। माइंस के केस में भी 15 दिन काम किया तो 1 दिन का लीव मिलेगा, अदरवाइज 20 डेज था हमारा। अच्छा, कोई भी हॉलीडे है जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स है, यानी कि तुम छुट्टी ले रहे हो, ठीक है, उससे पहले हॉलीडे है या उसके बाद हॉलीडे है तो उसे एक्सक्लूड करा जाएगा, या एक्सक्लूड करा जाएगा एज एन, मतलब समझो जनरली क्या होता है, सैंडविच पॉलिसी हो रही है, तुम छुट्टी ले रहे हो, पहले भी एक छुट्टी बाद में भी एक छुट्टी, तो तुम्हारी 3 दिन की लीव मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 दिन की लीव नहीं मानी जाएगी, हॉलीडे है तो उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आई बी वेरी क्लियर, जस्ट अ मिनट, देखो एक बारी, 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो,
सो आई होप ये सभी रिवाइज किया होगा आपने। जैसे कि यहाँ पर देखना, सुमन है जिसने ज्वाइन किया 1 जनवरी से, कितने दिन की छुट्टी पे चलेगी? वो 30 डेज की छुट्टी पे चलेगी, अर्नड लीव। मैटरनिटी लीव पे चलेगी अगस्त में, है ना, जब वो वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसे मैटरनिटी लीव दी गई। मैटरनिटी लीव पे चलेगी वो अगस्त में, तो क्या वो एनुअल लीव्स के लिए एलिजिबल है? वी आर गोइंग टू सी कि अगर किसी ने 180 डेज या और उससे ज़्यादा काम किया है, 180 दिन या उससे ज़्यादा काम किया है, तभी उसे अर्नड लीव मिलेगी। देखो जनवरी से ज्वाइन किया, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4 5 6 7 कहने से 210 डेज तो हो गए। 30 डेज के लिए वो क्या थी? ले ऑफ थी, ठीक है, तो भी 180 डेज तो हो रहे हैं। अच्छा 180 डेज है, हो रहे 180 डेज में क्या ले ऑफ वाला पीरियड इंक्लूड करेंगे? यस। मैटरनिटी लीव वाला इंक्लूड करेंगे? यस। सो शी विल बी एलिजिबल फॉर एनुअल लीव्स। अच्छा, अभी वी आर गोइंग टू सी कि कैसे लीव्स मिलेगी ऑन सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन पे कैसे लीव मिलेगी? मतलब वर्कर को डिस्चार्ज कर दिया गया, वर्कर को डिसमिस कर दिया, वर्कर को जॉब से निकाल दिया, या वर्कर को जॉब छोड़कर चला गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बोला गया आपको पेमेंट मिल जाएगा। कब पेमेंट मिलेगा? जब से आप गए हो वहाँ से 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिलेगा। सो इसको ना टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे फ्रॉम डिसमिसल, डिस्चार्ज और क्विटिंग, बट जनरली क्या बोल रहा है ये? विद इन 2 वर्किंग डेज। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ महाराज जी, मैं बोलूँ पनीर भुर्जी और 2 रोटी बना देना। हेलो, पनीर भुर्जी बना दो, रोटी मत बनाओ, सिर्फ पनीर भुर्जी बना दो। ठीक है, ओके। सो अभी हम देखने वाले लीव्स ऑन सेपरेशन। लीव ऑन सेपरेशन क्या बोलता है हमारा यहाँ पर कि अगर किसी भी वर्कर को अपने डिस्चार्ज कर दिया, डिसमिस कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो उस केस में उसको पैसा कब मिलेगा? जब से डिस्चार्ज किया, डिसमिस किया, टर्मिनेट किया, वहाँ से 2 दिन के अंदर अंदर पैसा दे देना है। टेक्निकल लैंग्वेज बोलता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे। अच्छा, सेकेंडली पॉइंट हमारा बोलता है क्या ये लीव कैरी फॉरवर्ड होगा? तुम्हारी लीव इकट्ठा हो चुकी है, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अब अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। यस, मैक्सिमम हमारी 30 डेज कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। अच्छा, 30 डेज से ज़्यादा की लीव है तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, उसको एनकैश करवा दो, यानी कि उसका पैसा ले लो। तुमने लीव मांगी थी एम्प्लॉयर के पास, पर एम्प्लॉयर ने मना कर दिया लीव देने से, तो अब वो 30 डेज में इंक्लूड नहीं होगा, उसको आप एक्स्ट्रा मान लोगे। मतलब ध्यान से सुनना, 30 दिन की लीव है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। उसके बाद तुमने एक दिन बोला था कि एम्प्लॉयर छुट्टी दे दो ना, एम्प्लॉयर ने छुट्टी नहीं दी, तो अब ये जो एक छुट्टी एम्प्लॉयर ने नहीं दी वो 30+1 यानी कि 31 लीव्स तुम्हारी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। यहाँ पर अब कोई लिमिट नहीं लगेगी। अच्छा, आपका जो एम्प्लॉय है उसका डेथ हो गया या उसका सुपर एन्युएशन हो गया, तो उसको भी पेमेंट तो जाएगा, उसके लीगल हायर को पेमेंट जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। अगर वो अलाइव है, ठीक है, जिंदा है, बस उसका सुपर एन्युएशन, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट हुआ, 2 दिन के अंदर पैसा देना है। डेथ हो गई तो 2 महीने के अंदर पैसा देना है। मैक्सिमम कितनी लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो सकती है बताओ जरा? 30 लीव्स। अगर आपने डिमांड किया था एम्प्लॉयर से लीव, उसने नहीं दी, तो उस केस में आपकी लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो सकती है विदाउट एनी लिमिट। मोर देन 30 डेज है तो क्या हो जाएगा? एनकैश करवा देंगे हम हमारी लीव्स को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न। बहुत सिंपल सी बात बोलता है यहाँ पर कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है उसे रजिस्टर मेंटेन करने रखना है। रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक वे या फिजिकल वे, जिसमें चाहे मेंटेन कर सकता है, जिसके अंदर कुछ डिटेल्स होगी, लेबर्स क्या काम कर रहे हैं, सो वर्क परफॉर्म्ड बाय देम, ठीक है, नंबर ऑफ डेली वर्किंग आवर्स की कितने वर्किंग आवर्स उन्होंने काम किया है, डे ऑफ रेस्ट कितना रेस्ट मिला है उन्हें 7 दिनों के अंदर अंदर, लीव्स और लीव वेजेस कितनी मिल रही है, एंड अगर कोई एडोलेसेंट है तो
उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर होगी। अच्छा, साथ ही साथ आपको उन्हें वेज स्लिप इशू करना है, नोटिस डिस्प्ले करना है एंड रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है। किसको? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। अभी बहुत बार आप इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर पढ़ोगे, आखिरकार कैसे अपॉइंट होगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, कौन अपॉइंट करेगा? सो हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को अपॉइंट करेगा एंड वो क्या करेगा, उसका काम होगा इंस्पेक्ट करने का, किसी चीज़ों को चेक करने का, वेरीफाई करना, एग्जामिन करना। सो इंस्पेक्शन का काम होगा। एक स्कीम भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता सकता है एंड उस स्कीम के बेसिस पे इंस्पेक्शन होगा फैक्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट का। रैंडमाइज्ड विनर यानी कि रैंडमली भी हो सकता है। इंस्पेक्शन स्कीम में क्या चीज़ें होगी कि क्या इंस्पेक्शन रिपोर्ट टाइमली अपलोड हो रही है, स्पेशल इंस्पेक्शन नोटिफाई हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएगी हमारी रिपोर्ट में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस है एंड अपॉइंट हो सकता है वो एक स्टेट के लिए, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए, और चाहो तो पूरी कंट्री के लिए भी अपॉइंट हो सकता है। जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगा, अलग अलग तरह के इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, जैसे कि डेप्यूटी, जॉइंट और एडिशनल। हर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को हम क्या मानने वाले हैं, हम मानने वाले कि वो हमारा पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के बारे में ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें चार्ट में पढ़ा दिया है। वेलफेयर फैसिलिटीज पूरा ये देख लेना, चार्ट में कवर्ड है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जिसके बारे में हमने पढ़ा उनके पास पावर्स क्या होती है। ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इंस्पेक्शन करेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ किसी भी फैक्ट्री में आ सकता है, अकेला आएगा क्या? कभी इंस्पेक्टर को देखा अकेला आते हुए? 4 लोगों के साथ आता है। सो वो एंटर कर सकता है विद सच असिस्टेंस एज में बी रिक्वायर्ड। अभी आके क्या करेगा, चीज़ें देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा, एग्जामिन करेगा चीज़ों को, एस्टैब्लिशमेंट को, मटेरियल को, इंक्वायरी कर सकता है कि ये एक्सीडेंट हुआ तो इधर आना, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ, लोगों से स्टेटमेंट ले सकता ऑन द स्पॉट कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस चीज़ का ध्यान रखा गया या नहीं रखा गया। बाद में भी चाहे तो वो स्टेटमेंट ले सकता है किसी भी पर्सन से। आपके जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं अगर प्लांटेशन में, तो उसे एग्जामिन कर सकता है, वर्कर्स को एग्जामिन कर सकता है, उनको बोल सकता है ये वाला डॉक्यूमेंट, रजिस्टर, रिकॉर्ड्स लेकर आओ, इंफॉर्मेशन सप्लाई करने को बोल सकता है। उसे लगता है ये रजिस्टर, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए, तो उसे सीज भी कर सकता है, यानी कि उसे जब्त कर सकता है, उसकी कॉपीज बना सकता है। ठीक है, और कोई भी पोर्शन को अपने पास लेकर जा सकता है। साथ ही साथ किसी भी ऑक्यूपायर को बोल देगा कि जैसी की चीज़ें जैसी है वो वैसी ही रहनी चाहिए। इट मीन्स ऑल एंड एवरीथिंग शुड रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। यानी कि अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर आपके प्रीमाइसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लांटेशन हो गया, फैक्ट्री में मशीनरी हो गई, या कोई भी डेंजरस अकरेंस हुआ है, वहाँ पर चीज़ें जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। दे शुड रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। यू हैव सीन द क्रिमिनल स्पेसेस, जहाँ पर तुमने देखा होगा कि उस क्रिमिनल प्लेसेस पे ना पुलिस वगैरह बोलती कि चीज़ें ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए, सो दैट हमें प्रूफ पता चले। वैसे ही यहाँ पर बोला गया है बिकॉज डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, हेल्थ खराब हुई, किसी की डेथ हुआ है, तो उस केस में चीज़ें ऐसी की ऐसी अनडिस्टर्ब्ड रहनी चाहिए। ये इंस्पेक्टर किसको बोलेगा? एम्प्लॉयर को। मेजरमेंट ले सकता है, फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स ले सकता है अगर उसे नेसेसरी लगता है। तो किसी भी आर्टिकल का सैंपल ले सकता है हमारा इंस्पेक्टर, उसे देख सकता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि डेंजरस है, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट कर रहा है। एम्प्लॉयर को शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। ठीक है, और अगर उसे लगता है कुछ गलत है तो कंप्लेन फाइल करेगा, केस फाइल करेगा, अपने आप को डिफेंड कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है कोर्ट में, एंड और भी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ये सभी इंस्पेक्टर की पावर से इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं। अगर आपको कोई भी 6 to 7 पॉइंट्स याद हो रहे हैं बस वो कर लो, 14 सभी के सभी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसी कोई भी पर्सन को अगर इंस्पेक्टर ने बोला तो उसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ही इज़ लीगली बाउंड टू डू सो। एंड फिर बोलता है आपका जो CRPC की प्रोविज़न है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो प्रोविज़न है रिलेटेड टू सर्च एंड सीजर, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। इसको ना शॉर्ट में भी मैंने लिखवा दिया है, एक बार चेक कर लो, ये शॉर्ट फॉर्म है, समराइज्ड वे। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, जस्ट गिव इट अ गुड रीड। अच्छे से देख लो, पढ़ लो,
6 to 7 पॉइंट्स कोई भी पता होने चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन पे। जैसे कि हमने देखा इंस्पेक्टर आता है और इंस्पेक्टर आके ऑडिट करता है, यानी कि इंस्पेक्टर आके चीज़ों को चेक करता है, वेरीफाई करता है, एग्जामिन करता है, डॉक्यूमेंट्स लाने को बोलता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर नहीं आ रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी आ रही है, कोई और इंडिपेंडेंट पर्सन आ रहा है जो कि ऑडिट करेगा। मैंने इसे ऑडिट करेगा यानी कि चीज़ों को एग्जामिन करेगा और चेक करेगा कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑडिट करेंगे एंड फिर सर्टिफिकेट देंगे। इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट होते हैं। कौन होगा इसके अंदर? एक्सपर्ट होंगे एंड उन एक्सपर्ट्स को हम बोलते हैं एम्पैनलमेंट ऑफ एक्सपर्ट, जहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो ऑडिट करेंगे एंड सर्टिफाई करेंगे। क्या करते हैं वो लोग? सबसे पहले ये एक्सपर्ट ना ऑडिट को असाइन करते हैं, यानी कि ऑडिट देते। किसको ऑडिट देंगे? किसी भी फैक्ट्री को, एस्टैब्लिशमेंट को रैंडमाइज्ड मैनर में रैंडमली कोई भी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट सेलेक्ट करेंगे और ऑडिट असाइन करेंगे। दूसरा, अब हमने ऑडिट असाइन कर दिया, हम एक्चुअली ऑडिट को कैरी आउट करने वाले हैं एंड ऑडिट कैरी आउट करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट में ड्यूटीज परफॉर्म करोगे एज स्पेसिफाइड इन द स्कीम, कि क्या ड्यूटीज है, एंड फिर इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास एंड एम्प्लॉयर के पास। ये ड्यूटीज किसकी है? ये ड्यूटीज एम्पैनलमेंट एक्सपर्ट की, यानी कि पहले ऑडिट को असाइन किया, उसके बाद ऑडिट को कैरी आउट किया एंड थर्ड में परफॉर्म करके ड्यूटीज आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी। थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। सेक्शन 43 इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव सेक्शन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या बोलता है? वुमेन्स को अब मौका दिया गया, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो चाहे तो काम कर सकती है बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 7 PM। पहले क्या था, इस कोड से पहले फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द वुमेन ऐसा बोला गया था कि कोई भी वुमेन्स सुबह काम नहीं कर सकती है 6 बजे से पहले और रात में 7 बजे बाद काम नहीं कर सकती। बट दिस इज अ प्रोग्रेसिव सेक्शन, हम चाहते हैं वुमेन हर फील्ड में आगे जाए एंड इसीलिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बोला वुमेन्स काम कर सकती है सुबह 6 बजे से पहले भी और रात में 7 बजे के बाद भी, प्रोवाइडेड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि वो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखे। एंड दूसरा, अगर वुमेन की कंसेंट है तो वो अपनी कंसेंट से काम कर सकती है। सी यहाँ पर प्रोग्रेसिव प्रोविजन है, बिफोर 6 AM एंड 7 PM काम कर सकते हो, लेकिन उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। इसी के साथ एक और सेक्शन आता है 43 के साथ 44। सेक्शन 44 यहाँ पर क्या बोलता है? ये बोलता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे हम फोकस करने वाले हैं कि वुमेन्स को एम्प्लॉय कर सकते हो आप हजार्डस ऑपरेशन में। मतलब ऐसे ऑपरेशन जहाँ पर देर इज एन हजार्ड, देर इज अ खतरा। किस चीज़ का खतरा? उनकी हेल्थ का, उनकी लाइफ का, उनकी सेफ्टी का, वहाँ पर भी वुमेन्स को अपॉइंट कर सकते हो। बट क्यों ऐसा? देखो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते, हम हर तरफ फिर आगे ले जाना चाहते, तो हर फील्ड में आगे ले जाना चाहते हैं एंड इसीलिए बोला दैट इज अ प्रोग्रेसिव सेक्शन। हालांकि इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट हम लेकर आ रहे हैं एंड हम सेफ गार्ड करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखने वाले हैं। सी, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे। हमारा है ना मेजर फैक्ट्री वाला पार्ट खत्म हुआ। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होते हैं, पहले हम वो समझेंगे। आपने देखा होगा कभी कोई शादी वादी का फंक्शन होगा, ठीक है, मान लो कोई शादी वादी का फंक्शन है, किसके घर पे? गप्पू के घर पे शादी का फंक्शन है। तो अभी शादी का फंक्शन है तो खाने पीने का फंक्शन हो गया। तो गप्पू ने क्या किया? गप्पू ने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया और इस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर देना, यानी कि जो भी सारे फंक्शंस होते हैं शादी में उसमें खाने का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देता हूँ। ये काम किसने किया? गप्पू ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया। अभी कॉन्ट्रैक्टर क्या खुद खाना बनाएगा? ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर को तुमने सुना होगा हिंदी में ठेकेदार भी बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोगों को अपॉइंट करता है एंड दोज विल बी कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं। तो सबसे पहला ये जो पर्सन है जिसने अपॉइंट किया है कॉन्ट्रैक्टर को, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। आगे ये जो पर्सन है इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर जिन लोगों को अपॉइंट करता है उन्हें हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है,
होता क्या है बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर? कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन जो सप्लाई करता है किसको? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। या तो ये कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि ठीक है गप्पू जी, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपके यहाँ पर पहुँचवा दूंगा, वो लोग वहीं पर ही खाना बनाएंगे और सर्व करेंगे, पहला चीज। दूसरा हो सकता है कि मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो खाना बनाएंगे और मैं डायरेक्ट खाना आपके यहाँ पे भिजवा दूंगा। सो या तो मैं बोल सकती हूँ दो चीजें हुई है, ये कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, देन दे विल एग्जीक्यूट द वर्क, या फिर वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा गुड्स को which are manufactured by कॉन्ट्रैक्ट लेबर। दो चीजें हो सकती है, या तो गुड्स से सप्लाई करेगा या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सप्लाई करेगा, एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट लेबर विल परफॉर्म वर्क। ये हमारा चीज होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? हम आगे एप्लीकेबिलिटी देखने वाले हैं। सो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? ये एप्लीकेबल होते हैं हर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जहां पर 50 और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम कर रहे हैं। पिछले 12 महीने में अगर 50 और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा उस एस्टैब्लिशमेंट पे। अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्टर की, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जिसने 50 और मोर वर्कर्स को अपॉइंट किया है पिछले 12 महीने में किसी भी दिन में, उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। कंडीशन दोनों में क्या है? 50 और मोर। हालांकि दूसरा बोल दिया है कि अगर कोई वर्कर कैसा काम कर रहा है, इंटरमिटेंट नेचर का काम कर रहा है या कैजुअल नेचर का काम कर रहा है, तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इंटरमिटेंट नेचर और कैजुअल नेचर का मतलब क्या और कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर बोला गया है नॉर्मली अगर कोई वर्कर 120 डेज या उससे कम काम कर रहा है नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट के केस में, अगर सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है और उस पर वो 60 डेज या उससे कम काम कर रहा है, तो यहाँ पर उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इस काम को हम मानेंगे कि इंटरमिटेंट नेचर का है या फिर वो कैजुअल नेचर का है। फिर से सुनो, कौन से नेचर का? या तो इंटरमिटेंट नेचर का या कैजुअल नेचर का। इफ इट ऑल डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ना, कि ये काम इंटरमिटेंट नेचर का है, कैजुअल नेचर का है, तो डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर बोला गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड से कंसल्ट करेगी एंड फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। हालांकि हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंटरमिटेंट नेचर का है, कैजुअल नेचर का? ध्यान से सुनना, अगर तुमने 120 डेज और मोर काम किया, इंटरमिटेंट कैजुअल नेचर का नहीं है। सीजनल कैरेक्टर है, 60 डेज और मोर काम किया, इंटरमिटेंट कैजुअल नेचर का नहीं है। लेकिन अगर इससे कम काम किया है तो फिर वो इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर का है। यही बात बताई गई है। अच्छा, यहाँ पर कौन होगी अथॉरिटी? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में बोला गया है गजेटेड ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाता है एंड दे विल बी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सो इस एक्ट के अंदर आप क्या पढ़ोगे? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एंड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल बी द गजेटेड ऑफिसर। उन डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज को जूरिस्डिक्शन बता दिया जाएगा कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उन्हें उनका लिमिट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा एंड लाइसेंस इशू कर सकते, वो लाइसेंस इशू करने के बाद रिवोक भी कर सकते, सस्पेंड भी कर सकते, ये सारे फंक्शंस कैरी आउट कर सकते। अभी लाइसेंस की बात आई ही गई है तो कॉन्ट्रैक्टर को ना लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस देता कौन है और उस लाइसेंस के अंदर होगा क्या? जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, उसके अंडर में रखना चाहता है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए। ये क्या है? कोर कंप्लाइंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीडेड कंप्लाइंस है। ये कब होगा? अगर वो कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा है या फिर एंगेज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भेज रहा है या फिर एंगेज कर रहा है। दूसरा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं भेज रहा है, उसके द्वारा काम करवा कर उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, वो अंडरटेक कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है कोई भी काम, कहने से वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया। एंड इसीलिए यहाँ पर जब भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंगेज हो रहा है या उसके थ्रू काम करवा के तुम गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए। अभी लाइसेंस ना
ना दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस और एक होता है हमारा जनरल लाइसेंस। लाइसेंस के अंदर क्या लिखा होगा कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो कि परमिटेड है, और आपने कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करा है। तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना होता है। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स परमिटेड है कि आप इतने कॉन्ट्रैक्ट लेबर की परमिशन है, एंड दूसरा कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया है लिखा होता है। वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस बेसिकली बोला गया है जब आपके कॉन्ट्रैक्टर को जनरल लाइसेंस नहीं मिल रहा क्योंकि वो कोई प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर काम के लिए लाइसेंस मिलता है, दैट इज वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस। इसके अंदर क्या होगा, ये इशू किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, आप इसे रिन्यू भी करवा सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली टाइम खत्म होने के बाद, पर्टिकुलर काम के लिए इशू किया जाता है एंड इसमें कुछ कंडीशन होता है। सो कहने से जब वो काम खत्म हो गया तो आपका लाइसेंस का वैलिडिटी भी खत्म हो गया। ये क्या है हमारा वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस। अभी लाइसेंस की कंडीशंस बोलती है कि लाइसेंस में सब कुछ लिखा होगा, काम से रिलेटेड कंडीशंस क्या है, यानी कि फिक्सेशन ऑफ आवर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितने घंटे काम करेंगे ये भी लाइसेंस में लिखा हुआ होगा। दूसरा फिक्सेशन ऑफ वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कितना पैसा मिलेगा वो भी लिखा होगा। थर्ड एसेंशियल एमिनिटीज टू बी प्रोवाइडेड, आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या क्या एसेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है लाइसेंस में लिखा होगा। हमारा जो लाइसेंस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हो अगर एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं तो, अगर एस्टैब्लिशमेंट स्टेट जुरिस्डिक्शन में आ रहा है तो लाइसेंस कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। एकदम सिंपल है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है लाइसेंस को इशू करने के लिए या फिर रिन्यू करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन भेजनी। अभी ना इसमें मैंने ना तुम्हारे लिए एक चार्ट बना दिया, शॉर्ट प्रोसीजर लिख देती हूँ उसे मैं, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ लाइसेंस। सो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर विल हैव टू सेंड एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन इन द फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एप्लीकेशन भेजेगा, एप्लीकेशन के अंदर कुछ डिटेल्स लिखी होगी। पहला नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कौन से तरह का काम वो परफॉर्म कर रहे हैं, एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स लिखी होगी। एंड अगर कोई इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है तो उनके बारे में भी डिटेल्स लिखी होगी। ये हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं। एप्लीकेशन अगर सब कुछ सही लगता है तो लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा एंड दैट लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 5 years, 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर को नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्रीज करने, क्योंकि लाइसेंस में लिखा हुआ था 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अब आपको और इंक्रीज करने हैं। अच्छा 50 तो होने चाहिए, 20 नहीं होंगे, ठीक है 50 तो होने चाहिए तभी एक्ट लगेगा। मान लो तुम्हारे लाइसेंस में लिखा हुआ था 60 कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तुम्हें 10 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करना है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ लाइसेंस चेंज होगा, लाइसेंस अमेंड होगा। जब भी कॉन्ट्रैक्टर को इंक्रीज करने हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो लाइसेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। अगेन रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन जाएगी, यहाँ पर अथॉरिटी कौन है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन जाएगी। साथ ही साथ आपको कुछ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, लाइसेंस के अंदर डिटेल्स होगी रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, कि कॉन्ट्रैक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमारे लाइसेंस में लिखा होगा। ठीक है, पूरा मैंने चार्ट बनवा दिया सेक्शन नंबर 48 का। अच्छा, ज़रा मुझे बताना ना कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वर्कर से, हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से पैसा चार्ज कर सकता है क्या? कॉन्ट्रैक्टर बोल सकता है कि तुम्हें काम चाहिए ना, मैं तुम्हें काम दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें काम दिला रहा हूँ चलो इतना सैलरी दो या इतना परसेंटेज कमीशन दो या इतना फीस दो। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को साफ प्रोहिबिशन है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्क ऑर्डर टू बी गिवन टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये क्या बोला गया है, जब भी कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई भी काम आता है तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी, एंड ये इसीलिए बोला गया है सो दैट एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी आए बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है। जब भी कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी काम मिला है, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट से काम मिला है, मान लो कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है कि उसे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है एक बिल्डिंग का, तो ये उसे इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को। क्या बताना है गवर्नमेंट को,
इन्फॉर्म करना है कि मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये काम एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्टर इन्फॉर्म करेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को कितने टाइम में, किस मैनर में, प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, अनप्रिस्क्राइब्ड मैनर में। अच्छा, रिवोकेशन, सस्पेंशन या अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस दिया था ना डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने, अब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बोला कि अगर तुमने कोई 2 4 5 करी तो आता माजी सटक ली और मैं तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर दूंगा। ये क्या है? अभी सुनना, तुमने जो लाइसेंस लिया था वो गलत तरीके से लिया, मिस रिप्रेजेंटेशन करके लिया, कोई फैक्ट छुपाया, सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट हुआ, तो या फिर तुमने लाइसेंस लेने के बाद कंडीशंस कंप्लाई नहीं करी, तो उस केस में तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। रिवोक यानी कि इट शुड बी टेकन बैक, फिर से ले लिया जाएगा। अच्छा, उससे पहले हालांकि तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, तुम बोल सकते हो, अपनी बातें कह सकते हो, तुमसे तुम्हारा लाइसेंस ले लिया, तुम अभी अग्रीव्ड पर्सन हो, तुम चाहो तो अपील कर सकते हो 30 डेज के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास। 30 डेज में अपील नहीं किया, आफ्टर 30 डेज अपील एंटरटेन हो जाएगी अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगता है सफिशिएंट रीजंस थे। देखो यहाँ पे पूरा चार्ट है तुम्हारे सामने, गिव इट अ रीड, एक बारी देख लो, देखो 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 जरा, चार्ट है हमारा। डन है, देख लिया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई अग्रीव्ड पर्सन है तो अपील फाइल कर सकता है 30 डेज में, 30 डेज में नहीं करी तो भी अपीलेट अथॉरिटी उसे एंटरटेन कर सकती है। अपीलेट अथॉरिटी को ये अपील डिस्पोज ऑफ करनी है 30 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, यही 30 डेज में डिस्पोज ऑफ करनी ऑलरेडी बढ़ा दिया। चलो, जो भी सारी वेलफेयर फैसिलिटीज देनी होती, सी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज होती है। यहाँ पर बोला गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सारी के सारी फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोवाइड करानी है, जो कि सेक्शन 23 एंड 24 में लिखा है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर फ्रॉम अ नॉन लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर। तुमने क्या किया, नॉन लाइसेंस्ड वाले कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है, यानी कि उसके पास लाइसेंस नहीं, किस चीज का लाइसेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करने का लाइसेंस नहीं है। अगर ऐसे किसी पर्सन को हमने अपॉइंट कर दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट कर दिया, यहाँ पर डीम्ड मान लिया जाएगा कि उसने कोड का कॉन्ट्रावेंशन किया है, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने कोड का कॉन्ट्रावेंशन किया है, बिकॉज बिना लाइसेंस ऑब्टेन किए आप किसी को भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट नहीं कर सकते। आप कॉन्ट्रैक्टर होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास लाइसेंस ना हो। तो डीम्ड मानो या ना मानो, ऐसा मान लिया जाएगा कि इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। ठीक है, सी fails to obtain a license under this part, तो उस केस में it will deemed to be in contravention of the provisions of the code. So आज अब हम देखने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। ये टॉपिक किस बारे में बात करता है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है उनको पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है। सो येस, वी ऑल नो कि कॉन्ट्रैक्टर विल बी दैट पर्सन जो अपॉइंट करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। सो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी हो जाती है कि जितने भी लेबर्स को उसने अपॉइंट किया उन्हें पैसा दे, उसकी ड्यूटी हो जाती है उन्हें वेजेस देने की। तो वेजेस किसको देना है, वेजेस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कॉन्ट्रैक्टर की टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कब देना है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड उसे पैसा देना है। क्वेश्चन आता है कैसे पैसा देना है, कैश में देना है क्या, या इलेक्ट्रॉनिक वे से देना है, या चेक से देना है, या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मोड ऑफ पेमेंट बोला गया है कि आपको वेजेस डिसबर्स करनी है, या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर कर सकते हैं। जहां पर
प्रैक्टिकल ही नहीं है कि आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफ़र करो, ऐसा कोई मोड ही नहीं है। उस केस में बोला गया है एंड द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उस मैनर में आपको पेमेंट कर देना है। अच्छा, क्वेश्चन आता है क्या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है क्या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसने कि कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्टर ने आगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट किया, तो क्या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पे करने की? क्या जनरल केसेस में नहीं लाइबिलिटी बनती, बट इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू पे द वेजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वेजेस नहीं पे कर पा रहा है, ही फेल्स टू पे द वेजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। देखो, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड पैसा नहीं दे रहे हो या शॉर्ट पेमेंट कर रहे हो, तो अब लाइबल होगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वेजेस देने के लिए किसको? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। बाद में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पैसा किससे रिकवर करेगा? बाद में कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है, उसके अमाउंट में से डिडक्शन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा नहीं दिया तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या ऑर्डर पास करेगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेगी तुमने वो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था ना, अब तुम्हारा पैसा डिडक्ट हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट में से। याद है लाइसेंस के टाइम पे सिक्योरिटी डिपॉजिट किया होता था, उसमें से माइनस हो जाएगा। सी इसको मैंने ना और शॉर्ट में लिखवाया है, एक चार्ट बनाया है तुम्हारे लिए, दिख रहा होगा। जनरली कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पेमेंट ऑफ द वेजेस। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर बैंक ट्रांसफर। एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कब आएगी? जब कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू पे, तब उसकी लाइबिलिटी आएगी। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बाद में रिकवर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। क्या बोलता है? हर कॉन्ट्रैक्टर को ना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करना है। से ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं। कहने से एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे, जैसे कि हो सकता है घर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, फंक्शन में, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम मिलता है। तो इसीलिए बोला है अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा कि देखो हमने यहाँ काम किया, इतना काम किया है, इतना ड्यूरेशन काम किया है, तो उससे एक बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड मिलती है। कॉन्ट्रैक्टर खुद उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर आना चाहेगा, इसीलिए बोला गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑन डिमांड अगर बोलते हैं हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर को एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में यहाँ पर इशू करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें क्या होगी? डिटेल्स ऑफ द वर्क परफॉर्म के क्या क्या काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने परफॉर्म किया है। नेक्स्ट सेक्शन पे हम जाते हैं, विच इज सेक्शन नंबर 57, जो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट ही नहीं करना, प्रोहिबिशन करा। ऐसा क्यों? कहाँ पर प्रोहिबिशन किया कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करने के लिए? बोला गया कोर एक्टिविटीज में, जो भी मेन एक्टिविटीज है, जो भी कोर एक्टिविटीज है, वहाँ पर मना कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट नहीं करना। कहाँ मना किया कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करने के लिए? अगर कोर एक्टिविटीज वाला काम है, जो आपके इंस्टीट्यूट का, जो आपके एस्टैब्लिशमेंट का मेन काम है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट नहीं होगा। इफ आई टॉक अबाउट ए स्कूल, तो स्कूल में मेन काम क्या होगा? टीचिंग करना, तो वहां पर उस काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। सो कोर एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करना प्रोहिबिटेड माना गया। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस दे दिए गए कि यहाँ पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू काम हो सकता है। कब? एक्सेप्शन क्या दिए गए? सबसे पहले सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वर्क, तुम्हारा काम ही बहुत बढ़ गया, वॉल्यूम ऑफ वर्क इतना बढ़ गया कि हमें और लोगों की जरूरत है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट हो सकता है उस काम को करने के लिए। ठीक है। दूसरा बोला हमारी एक्टिविटीज ही इस नेचर की है जो कि जहाँ पर हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, वहाँ पर फुल टाइम वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमें लोग चाहिए होंगे, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट कर सकते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग ही हमारे एस्टैब्लिशमेंट की ऐसी है कि एक्टिविटी ना वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही हो सकती है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका काम क्या है? लोगों के लिए
घर बनाना और उसे सेल करना, घर बनवाना और सेल करना। सो कहने से उसका मेजर काम ही क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन करना, सेल करना, कंस्ट्रक्शन करना, सेल करना। अब वहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा ना। सो नॉर्मल फंक्शनिंग कैसी है, जो कि ऑर्डिनरी इस नेचर की, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट होंगी ही, बिना कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट हुए काम नहीं कर सकता। सो इन 3 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैन बी अपॉइंटेड इन द कोर एक्टिविटीज। अच्छा, अगेन ये एक्सेप्शन आ गए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के, ये चार्ट के थ्रू तुम्हें मिल जाएगा, पूरा चार्ट भी मैंने बनवा दिया है। नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हो, इंटरमिटेंट बीच में थोड़े टाइम के लिए चाहिए, या फिर सडन इंक्रीज हो गया है आपके वॉल्यूम ऑफ वर्क में। अच्छा, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये काम ना कोर एक्टिविटी है या नहीं, कैसे पता चलेगा कि कोर एक्टिविटी है या नहीं, और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो क्या करोगे। सो इफ इट ऑल एक क्वेश्चन अराइज होता है वेदर कोई एक्टिविटी कोर एक्टिविटी है या नहीं है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, वो एक एप्लीकेशन भेजेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक एन एक्शन। सुनो, तुम्हें लगता है कोर एक्टिविटी, लेकिन सामने वाले को लगता है कोर एक्टिविटी नहीं है, सो अग्रीव्ड पार्टी विल सेंड एन एप्लीकेशन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये क्वेश्चन किसको रेफर कर सकती है, खुद से सुओ मोटो या फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने बोला तो उसको ये मैटर रेफर कर देगी। अच्छा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी रेलिवेंट मटेरियल के हिसाब से और साथ साथ एक इंक्वायरी करेगा और फिर रिपोर्ट करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और वो डिसाइड करेगा कोर एक्टिविटी है या नहीं है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज अ कोर एक्टिविटी और नॉट, डिस्प्यूट क्या अराइज हुआ है कि कोर एक्टिविटी है या नहीं है, क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, वेदर अ कोर एक्टिविटी और नॉट, तो जो हमारा अग्रीव्ड पार्टी है, ये अग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी, ये अग्रीव्ड पार्टी क्या करेगा, ये अग्रीव्ड पार्टी विल सेंड एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसको भेजेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगा। ओके, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजेगा, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सुओ मोटो खुद से या फिर ऑन एन एप्लीकेशन फ्रॉम डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ये रेफर कर देगा। अगेन ये मैटर किसको रेफर हो जाएगा, रेफर करेगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जो भी मटेरियल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, और कंडक्ट करेगा इंक्वायरी बेस्ड अपॉन दैट, ये डिसीजन देगा, और वो डिसीजन किसको देगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देगा। ये हमारा ना पूरा प्रोसेस है टू फाइंड आउट कि वेदर ये कोर एक्टिविटी है या नहीं। अगेन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ये सब में ना कॉमन रहने वाला है। ठीक है, अभी हम ना फैक्ट्रीज की बात करते हैं कि अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो फैक्ट्री में कैसे अप्रूवल मिलेगा, कैसे फैक्ट्री को लाइसेंसिंग मिलने वाली है हमारी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है रिलेटेड टू द फैक्ट्री। अच्छा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेगा कि जब भी तुम फैक्ट्री बनाना चाहते हो, स्टैब्लिश करना चाहते हो, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ प्लान्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, प्लान सबमिट करने हैं यहाँ पर। दूसरा है तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी साइट के लिए जहाँ पर तुम तुम्हारी फैक्ट्री को सिचुएट करना चाहते हो, जहाँ पर तुम तुम्हारी फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो। सो पहला चीज़ हमने देखा, तुम प्लान सबमिट करोगे, तुम्हारा प्लान क्या है। दूसरा, तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी उस साइट के लिए जहाँ पर तुम्हारी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट होने वाली है या फैक्ट्री इवन एक्सटेंड होने वाली। लाइसेंसिंग और रिन्यूअल के लिए भी रूल्स बन सकते हैं कि कितनी फीस देनी पड़ेगी। लाइसेंसिंग और रिन्यूअल के भी रूल्स बन सकते हैं। ये क्या हो रहा है, ये हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बना रहे हैं फैक्ट्री से रिलेटेड और फैक्ट्री के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पर देखना जरा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may make rules
related to factories and its description। कैसे रूल्स बनाए जाएंगे यहाँ पर फैक्ट्री और इसका डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड? सबमिशन ऑफ प्लान्स, पहले बोला जाएगा तुम तुम्हारे प्लान सबमिट कर दो, सो सबमिशन ऑफ प्लान्स, परमिशन फॉर द साइट, where factory will be constructed or extended, एंड लास्ट वन विल बी हमारा लाइसेंसिंग एंड रिन्यूअल, उससे रिलेटेड भी रूल्स बन सकते हैं। अच्छा, लाइसेंसिंग एंड रिन्यूअल कौन रूल्स बनाएगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन सभी मैटर से रिलेटेड रूल्स बना सकता है। आपने एप्लीकेशन भेजी परमिशन के लिए, उसके साथ क्या होंगे? प्लान्स होंगे, स्पेसिफिकेशन होंगे, वो परमिशन हम स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे या फिर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भेजेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अच्छा, कोई भी ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं किया 30 डेज के अंदर अंदर तो हम परमिशन मान लेंगे कि डीम्ड मिल गई है। हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं, एप्लीकेशन किसके लिए भेज रहे हैं? फॉर द परमिशन, ठीक है, हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं परमिशन के लिए। देखो जरा यहाँ पर वी एज अ पर्सन हम क्या कर रहे हैं? हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं, एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड में। किसको भेज रहे हो? विथ प्लान्स, या तो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। तो इन्हें रिप्लाई करना है, दे हैव टू रिप्लाई विद इन 30 डेज। इफ नॉट आफ्टर 30 डेज क्या मान लेंगे? डीम्ड अप्रूवल। मानो या ना मानो, हम मान लेंगे कि डीम्ड अप्रूवल हो गया है, डीम्ड अप्रूवल। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ प्रीमाइसेस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है तो क्या जो ओनर है उसकी लाइबिलिटी आती है क्या? सी, बहुत सारे प्रीमाइसेस होंगे, सेपरेट बिल्डिंग्स होंगे जो डिफरेंट ऑक्यूपायर्स को ना लीज पर दे दिए जाते। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपकी, बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, तो कुछ जगह किसी को लीज पर दे दी, रेंट पर दे दी गई अलग अलग ऑक्यूपायर्स को। ऑक्यूपायर इज अ पर्सन जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है ओवर द अफेयर्स। तो अलग अलग लोगों को हमने क्या कर दिया? लीज पर दे दिया, सेपरेट बिल्डिंग्स या सेपरेट फैक्ट्रीज को। अब एक क्वेश्चन आता है, जो आपका ओनर है प्रीमाइसेस का, जो आपका ओनर है फैक्ट्री का, जो उस कॉमन फैसिलिटीज को यूज कर रहा है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी का ध्यान रखे, फायर प्रिवेंशन का ध्यान रखे, प्रोटेक्शन का ध्यान रखे, हाइजीन का ध्यान रखे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, इमरजेंसी का ध्यान रखे, या कैंटीन्स का, शेल्टर का, रेस्ट रूम्स का, क्रैशेस का ध्यान रखे? तो यहाँ पर बोला गया है सारे के सारे ओनर्स, इवन वो लोग जिनको अपने फैक्ट्री किस पे लीज पर दी है, जिनको अपने बिल्डिंग लीज पर दी है, वो भी आपकी फैक्ट्री और बिल्डिंग्स को यूज कर रहे हैं, वो भी ओनर है। तो कहीं ना कहीं जॉइंटली आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड सेवरली भी आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखो। फैक्ट्री में जो सारी चीज़ें होती है, चाहे वो क्रैश फैसिलिटी हो, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो एम्बुलेंस रूम्स हो, फर्स्ट एड फैसिलिटी हो, इन सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए आपका, है ना। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे आइज प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स चाहिए तो प्रोटेक्शन हो, लिफ्ट सही कंडीशन में होनी चाहिए। सारी चीज़ों को ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? हमारे ओनर की हो जाती है।
अच्छा, पावर टू अप्लाई कोड टू द सर्टेन प्रेमाइसेस, यहाँ पर बोला गया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है कुछ या सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ द पार्ट शेल अप्लाई टू एनी प्लेस वेयर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरीड ऑन विद और विदाउट द एड ऑफ पावर, या ऑर्डिनरीली कैरी ऑन कर रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। ध्यान से सुनना, हमने फैक्ट्री में देखा था, क्या देखा था फैक्ट्री में कि अगर 20 और मोर वर्कर्स काम कर रहे विद द एड ऑफ पावर फैक्ट्री है, 40 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर तो उसे फैक्ट्री है। एंड ऐसी जगह जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, लेकिन ये प्रोविजन ये सेक्शन बोलता है कोई भी जगह जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, नो मैटर वहाँ पे 10 लोग हैं, 12 लोग हैं या कितने भी लोग हैं, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकता है इस जगह फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अभी फैक्ट्रीज एक्ट की जगह क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 एप्लीकेबल होगा। मैं बार बार जान पूछ के नाम ले रही हूँ सो दैट अगर आप लोगों ने पहले फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपके दिमाग में वो फैक्ट्रीज एक्ट ही ना है। स्पेशली ऐसे बच्चे जिन्होंने एक बार एग्जाम दे दिया, वो ओल्ड लेबर लॉज पढ़े, तो कहीं ना बाय डिफॉल्ट तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि फैक्ट्रीज एक्ट है, लेकिन ध्यान रखना भी फैक्ट्रीज एक्ट नहीं है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस प्लेस को डिक्लेयर करेगा हम उसे डीम्ड क्या मान लेंगे, डीम्ड फैक्ट्री मान लेंगे इस कोड के लिए। एंड नो मैटर वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव बोला गया है कि 20 और 40 वाली लिमिट नहीं देखेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोला है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, उस पर्सन को वर्कर माना जाएगा और उस जगह को फैक्ट्री माना जाएगा। अच्छा, डेंजरस ऑक्यूपेशन क्या बोलता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ना रूल्स बना सकता है, प्रोविजन बना सकता है रिलेटेड टू द फैक्ट्री और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री से रिलेटेड जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है। क्या रूल्स बना सकता है कि आपकी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें कैसे रिस्क होगी बॉडीली इंजरी, पॉइजनिंग से या डिजीज से, उसके लिए रूल्स बन सकते हैं। उन्हें बोल सकता है, इंपॉर्टेंट है ये रूल्स डेंजरस ऑक्यूपेशन में कि कौन कौन काम ना करे। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वहाँ पर बोला गया है कि आप वहाँ पर काम मत करो जो कि डेंजरस है। ऑलरेडी इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट, वो काम कर रही है एंड शी इज कैरिंग अ लाइफ इन हर वॉम्ब, तो प्रेग्नेंट वुमेन को मना किया गया, उन्हें प्रोहिबिट किया, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया कि प्रेग्नेंट वुमेन काम नहीं करेगी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है एंड स्पेशली जब वो डेंजरस है। ठीक है, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा बिफोर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन टू चेक कि वो पर्सन फिट तो है ना, वो एम्प्लॉय पहले ही उसे कोई डिजीज तो नहीं है। अगर ऑलरेडी उसे डिजीज है, अगर ऑलरेडी उसकी हेल्थ खराब रहती लेकिन फिर आप उसको केमिकल वाली फैक्ट्री में भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ और ज़्यादा डिटेरिएट होगी। इसीलिए बोला गया कि पहले हम मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। थर्ड, वेलफेयर एम्यूनिटीज़ दी जाएगी, सैनिटरी फैसिलिटीज़, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्लोथिंग, ये सभी चीज़ें दी जाएगी अगर आप डेंजरस ऑपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर मील्स को बोला जाता है कि आप टाइट फिटेड क्लोथ्स पहनो, है ना, आप कोई और कपड़े, मान लो कि वुमेन वो साड़ी पहन रही है और साड़ी पहन के काम कर रही है तो देयर आर चांसेस कि साड़ी अगर मशीन में चली गई तो कुछ हो गया, तो इसीलिए बोला गया प्रॉपर क्लोथ्स होते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती है जो दी जाएगी, वेलफेयर फैसिलिटीज़, सैनिटरी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करानी है स्पेशली जब आप डेंजरस ऑपरेशंस में हो। ये सारा कौन सा था हमारा, सेक्शन 82 था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, ये पहले भी था, है ना, जो पुराना वाला लेबर लॉ था ना उसमें भी तुमने देखा होगा। साइट अप्रेजल कमेटी में क्या बोलता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो एक या एक से ज़्यादा साइट अप्रेजल कमेटी बना सकती है जिसमें चेयरमैन होंगे, अदर मेंबर्स होंगे एंड वो क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन के लिए परमिशन ग्रांट करेंगे। अगर तुम्हें फैक्ट्री ओपन करनी है जो कि हजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ पर तुम्हें एक्सपांड भी करनी है किसी फैक्ट्री को विच इज एंगेज्ड इन हजार्डस प्रोसेस, एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, साइट अप्रेजल कमेटी के पास जाएगी। सो कहने से ऐसी फैक्ट्री जो कि इन्वॉल्व है हजार्डस प्रोसेस में, उसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसे एक्सटेंड करना है, एप्लीकेशन साइट अप्रेजल कमेटी के पास जाएगी। साइट अप्रेजल कमेटी अपना रिकमेंडेशन 30 डेज के अंदर अंदर देगी जैसे ही उसे एप्लीकेशन मिली है। ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर रिकमेंडेशन मिल जाएगा। एक बार मैं लिख देती हूँ, इसे शॉर्ट में चार्ट बनवा देती हूँ। ये हमारा एजी, एजी मतलब समझना कौन हो गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा, साइट अप्रेजल कमेटी को। साइट अप्रेजल कमेटी को क्यों बना रहे हैं हम लोग, साइट अप्रेजल कमेटी परमिशन देती है। साइट अप्रेजल कमेटी को क्यों बना रहे हैं, बिकॉज ये साइट अप्रेजल कमेटी क्या करेगी, परमिशन देगी, ग्रांट ऑफ परमिशन। इसका काम क्या है,
ग्रांट ऑफ परमिशन, किसके लिए? फॉर लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज जो कि इन्वॉल्व है हजार्डस प्रोसेस में, इन हजार्डस प्रोसेस, फॉर लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज और एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, ये अपना रिकमेंडेशन कितने दिनों में देगी? 30 डेज के अंदर अंदर रिकमेंडेशन दे देगी। नेक्स्ट आता है कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर को बोला है कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, स्पेशली ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके हजार्डस प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पर आपकी फैक्ट्री किस में इन्वॉल्व है? हजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जहाँ पर जान का खतरा है, उधर हर एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। ऑक्यूपायर को सब कुछ बताना रहेगा। किसको बताना रहेगा? हेल्थ हजार्ड्स के बारे में बताना रहेगा। किसको बताना है? ऑब्वियस सी बात है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें बताना है। चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को बताना रहेगा। लोकल अथॉरिटी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फैक्ट्री है उन्हें बताना रहेगा, और जो जनरल पब्लिक के आसपास में उन्हें बताना रहेगा, क्योंकि हमारी फैक्ट्री इज इन्वॉल्व इन हजार्डस प्रोसेस। अगर कल करते कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो आसपास के लोगों को भी पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ अफेक्ट करती है। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को पता होना चाहिए, एंड जो लोकल अथॉरिटी है जिसके अंडर फैक्ट्री सिचुएटेड है, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में, उन्हें पता होना चाहिए। उन सभी को हम बताएंगे कि क्या क्या डेंजर हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हेल्थ हजार्ड्स है, एंड क्या क्या मेजर्स, क्या क्या चीजें हम ले रहे हैं सो दैट ऐसा हजार्ड ना हो, क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू ओवरकम सच हजार्ड। ये सारी चीजें हम किसको बता देंगे? अथॉरिटी को। ठीक है, अच्छा, कंपलसरी और क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन देती रहेगी। यहाँ पर देखो, डिटेल्ड पॉलिसी कौन ले डाउन करेगा? हमारा ऑक्यूपायर। हमारा ऑक्यूपायर डिटेल्ड पॉलिसी बताएगा कि ये पॉलिसी है। सो ऑक्यूपायर जब भी फैक्ट्री को रजिस्टर करेगा एंड दैट फैक्ट्री इज इन्वॉल्विंग इन हजार्डस प्रोसेस, हमें पता है हमारी फैक्ट्री हजार्डस प्रोसेस में, तो सबसे पहले तो हमने सभी को इन्फॉर्मेशन बता दी, ये इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ एक डिटेल में पॉलिसी ले डाउन करेगा ऑक्यूपायर। उस डिटेल्ड पॉलिसी में क्या बताएगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स के बारे में, ठीक है। दूसरा, उस पॉलिसी को इंटीमेट करेगा चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। सेम पॉइंट जा रहे हैं, रिपीट हो रहा है। साथ ही साथ लोकल अथॉरिटी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में फैक्ट्री है उसे बता दो। ये दोनों क्या मैं बोल सकती हूँ? सेम है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सेम ही है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फर्निश करनी रहेगी। अच्छा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यानी कि क्वांटिटी कितनी है, स्पेसिफिकेशन और बाकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको एक्यूरेट मेंशन करने रहेंगे आपकी पॉलिसी में। ऑल्सो ऑक्यूपायर को एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाना है। जैसे आप लोग गए होंगे ना फ्लाइट वगैरह में, तो बताते हैं, एयर होस्टेसेस बताएगी वहाँ पर कि अगर इमरजेंसी हो जाती है तो आपको इन वेज का यूज़ करना है। ये ऑक्सीजन मास्क की अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो कैसे आपको लैंडिंग करनी है, वो सब कुछ बताया जाता है। यहाँ पर भी हमारी फैक्ट्रीज इन्वॉल्विंग इज अ हजार्डस प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। जैसे कि आग लग गई तो किधर से एग्जिट होना है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो कहाँ से इवैक्यूएट होना है। सो बेसिकली ऑन साइट इमरजेंसी प्लान भी ऑक्यूपायर को बताना है। किसके अप्रूवल से? चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की अप्रूवल से उसे एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाना है। डिटेल्ड में डिजास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट बनाना है, वो प्लान बनाना है। साथ ही साथ वर्कर्स को बताना रहेगा उस प्लान के बारे में, जनरल पब्लिक को बताना रहेगा जो आसपास रहती है। सो बेसिकली क्या मैं बोल सकती हूँ? बताना किसको है? पब्लिक को, एंड वर्कर्स को इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म। साथ ही साथ अप्रूवल लेंगे किसका? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का, एंड दूसरा इन्फॉर्म करें।
फिर आपकी ड्यूटी है टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हजार्डस प्रोसेस, यानी कि ऑक्यूपायर को इन्फॉर्म करना है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को अबाउट द नेचर, कि क्या नेचर है, क्या डिटेल्स है प्रोसेस का, कैसे इन्फॉर्म करेगा, फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, डिस्क्लोज कितने दिनों में करना है, 30 डेज में करना है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस। ध्यान रखना, तुम्हारी फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे फैक्ट्री में हजार्डस प्रोसेस कर रहे हो, कोई हादसा हो गया उसके बाद तो बताना ही है, बट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले भी बताना है। ये जो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस, तुम आपका ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, हजार्डस प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेस यू हैव टू इन्फॉर्म टू द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। अच्छा, क्यों ऐसा? सो दैट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के नॉलेज में रहेगा कि यहाँ पर हजार्डस प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है। मेजर्स हजार्डस सब्सटेंसेस के लिए लेने हैं यहाँ पर, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर कि वो कुछ मेजर्स लेगा यहाँ पर, एंड उसके लिए भी कुछ ले डाउन करिए चीजें कि कैसे चीजों को हैंडल करना है, यूज कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, स्टोरेज कैसे होगा हजार्डस सब्सटेंसेस का, बाद में उसे डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे फैक्ट्री के बाहर, एंड उसे पब्लिसाइज करना है इस मैनर में जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट बताए। बेसिकली आपको हर एक चीज़ डिस्क्लोज करनी है इफ योर फैक्ट्री इज इन्वॉल्विंग इन हजार्डस प्रोसेस। पहले बताना है सब कुछ, सारी डिटेल्स वर्कर्स को बतानी है, जनरल पब्लिक को बतानी है जिनको अफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो तुम कैसे हैंडल करोगे, कैसे उन्हें यूज़ करोगे, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग कैसे होगी ये बताना रहेगा, डिस्पोज ऑफ कैसे होगा, एंड ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दोगे। अच्छा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर, वही टॉपिक चल रहा है जो कि हमारे हजार्डस प्रोसेस में एंगेज थे, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही। ये जो ऑक्यूपायर है विच इज इन्वॉल्विंग इन हजार्डस प्रोसेस, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है उसकी? उसे मेंटेन करनी एक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स किसके? जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी वर्कर्स की हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि वो केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस के हमेशा एक्सपोज्ड रहेंगे। अपॉइंट करने आपको पर्सन जिनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होगा, कहीं ना कहीं बात करी गई है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अपॉइंट करने, सो दैट वो डॉक्टर्स चेक करेंगे वर्कर्स की हेल्थ को। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रोवाइड करनी है मेडिकल एग्जामिनेशन वर्कर की। वर्कर को जॉब असाइन करो उससे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए कि क्या वो कैपेबल तो है उस हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करने के लिए। जब वो जॉब कंटिन्यू कर रहा है या फिर जॉब खत्म हो गई उसके बाद भी नेक्स्ट 12 मंथ्स तक उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया, इवन इफ किसी वर्कर ने काम छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद भी हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई बिकॉज वो इतने सालों से काम कर रहा था फैक्ट्री में, इसलिए नेक्स्ट 12 मंथ्स तक उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, है ना। ये सेम पॉइंट है जो हमने ओल्ड सिलेबस में भी पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल बोर्ड। नेशनल बोर्ड क्या करेगा? नेशनल बोर्ड इंक्वायर करेगा कुछ सिचुएशंस में, कुछ स्टैंडर्ड्स में। अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है कब? जब आपकी फैक्ट्री हजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा इंक्वायरी करनी पड़ेगी। हमारी फैक्ट्री इज ऑलरेडी इन्वॉल्विंग इन हजार्डस प्रोसेस एंड वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी, हो सकता है किसी वर्कर की डेथ हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है नेशनल बोर्ड को, और नेशनल बोर्ड ना इंक्वायरी करेगा, पूछताछ करेगा कि जो भी स्टैंडर्ड्स थे हेल्थ एंड सेफ्टी वाले वो एक्चुअल में फॉलो किए गए या नहीं किए गए, और वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फेलियर, ऐसा क्यों हुआ है, क्या कुछ नेग्लिजेंस था क्या। सो बेसिकली ही विल फाइंड आउट द फेलियर और नेग्लेक्ट इन द अडॉप्शन ऑफ द मेजर और स्टैंडर्ड्स एंड प्रिवेंट करेगा, आगे कभी फ्यूचर में ऐसा कोई ऐसी चीज ना हो, फाइंड आउट करेगा कि प्रिवेंशन करेगा कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन फिर से ना हो, ना फैक्ट्री में ना कहीं भी हो। हालांकि नेशनल बोर्ड के रिकमेंडेशन कैसे होंगे? एडवाइजरी होंगे नेचर में। अब आता है हमारा इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स कौन ले डाउन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट
डायरेक्ट करता है डायरेक्टेड जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स को या कोई भी इंस्टीट्यूशन को, और उन्हें बोलेगा ये स्टैंडर्ड्स है हमारे सेफ्टी के, अगर हजार्डस प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड्स है हमारी सेफ्टी के, एंड उन्हें बोलेगा कि आप इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स ले डाउन करो, उस इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स कब फॉलो होंगे? जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि तुम्हारी फैक्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उस केस में अब ये इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे उस फैक्ट्री में विच इज एंगेज्ड इन हजार्डस प्रोसेस। ये कब हो रहा है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स अप टू द मार्क नहीं है, एंड इन शॉर्ट तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? इनएडिक्वेट हैं। तो परमिसिबल लिमिट्स और एक्सपोजर्स ऑफ केमिकल्स की मैक्सिमम जो भी परमिसिबल लिमिट है केमिकल्स की, टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, वही लिमिट्स रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। लिमिट कौन बताएगा? वैल्यूज़ कौन बताएगा? हमारा स्टेट गवर्नमेंट वो वैल्यूज़ को बताएगा। अच्छा, फिर हम देखेंगे यहाँ पर राइट ऑफ द वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। बेसिकली इट इज़ द सेम पॉइंट जो हमने आगे पढ़ा था, यानी कि जब भी किसी वर्कर को काम करते करते लगता है दैट देयर इज एन अप्रहेंशन, उसे लगता है कि देयर इज अ डेंजर टू इट्स हेल्थ, लाइफ और सेफ्टी, तो फटाफट से जाकर किसको बताएगा? एम्प्लॉयर को बताएगा। सो इफ़ यू विल सी ना, तो ये सेम है जो हमने पहले पढ़ा था, एकदम सेम है। एप्रहेंशन बाय द वर्कर्स हजार्डस प्रोसेस में है, उन्हें ऐसा रीजनेबल एप्रहेंशन है कि कुछ डेंजर हो सकता है, लाइकलीहुड ऑफ इमिनेंट डेंजर है, उनकी लाइफ को, हेल्थ को खतरा है, तो फटाफट से जाके वो ऑक्यूपायर एजेंट या मैनेजर को बता देंगे, जो भी इंचार्ज होगा उनको बता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ किसको बताएंगे? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, सेफ्टी कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव को। अभी उनकी ड्यूटी क्या होती है? जैसे उन्हें पता चलता है कि वर्कर्स की जान को खतरा है, वर्कर को ऐसा लग रहा है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो रेमिडियल एक्शन ले ले अगर वो सेटिस्फाइड है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ खतरा है। अगर उन्हें लगता है ऐसा कुछ नहीं है तो भी उन्हें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को तो बताना ही पड़ेगा। इफ दे आर सेटिस्फाइड रेमिडियल एक्शन लेंगे और साथ में जाके किसको बताएंगे? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को बताएंगे। ठीक है, इमिनेंट डेंजर अगर ऑब्जर्व नहीं हुआ है, यानी कि ऑक्यूपायर एजेंट मैनेजर को लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी मैंने क्या बोला था, तो भी आपको रेफर करना है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, एंड द डिसीजन ऑफ द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर विल बी फाइनल डिसीजन। उसका डिसीजन फाइनल होगा, एकदम सेम टू सेम है, एंड इसका ना मैंने चार्ट बनवाया है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। बेसिकली यहाँ पर ये कंपाउंडिंग की बात करी गई है कि कुछ ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं क्या? इंक्वायरी होने से पहले या इंक्वायरी होने के बाद कोई पेनल्टी लगाई गई थी, ठीक है, बिफोर या फिर आफ्टर द इंक्वायरी, वो उसे कंपाउंड कर सकता है ऑफिसर। यानी कि तुम्हें पता है तुमसे गलती होगी, तुम खुद जाकर क्या कर दो, अपनी गलती कबूल कर दो, तो उस केस में डांट कम पड़ती है ना, मार तो हो सकता है, पड़े ही नहीं। वैसा ही केस हुआ है कि आप चाहो तो कंपाउंडिंग करवा सकते हो आपके ऑफेंसेस की, पहले बिफोर प्रोसिक्यूशन भी और आफ्टर भी। सो बेसिकली अगर आपकी इंक्वायरी चल रही है उससे पहले भी आप कंपाउंड करवा सकते हो, इंक्वायरी के बाद भी क्या करा सकते हो, उसे कंपाउंड करवा सकते हो। ठीक है, सो इन केस ऑफ पेनल्टी ऑफ 50% है तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी वो बोला गया है। एंड ऑफेंस किया है आपने कुछ तो 75% मैक्सिमम फाइन लगाया जाएगा जो भी ऑफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल ऑफेंस के लिए मान लो फाइन था 1 लाख रुपए, बट आपने कंपाउंड कराया तो मैक्सिमम कितना लग जाएगा आपके ऊपर? 75% लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी फंड। यहाँ पर बोला गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएगा, किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, जिसमें कुछ अमाउंट क्रेडिट होगा जो कहाँ से रिसीव हुआ? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से पैसा रिसीव हुआ है तो वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी फंड में। दूसरा जो भी पेनल्टी का अमाउंट है वो भी क्रेडिट हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी फंड में। साथ ही साथ फंड में और ज़्यादा क्रेडिट हो सकता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो उसे फंड कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फंड, किधर यूज करा जाएगा इस फंड को? जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उनके वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा। एंड यस स्वाहा द लास्ट सेक्शन विच सेज रिपील एंड सेविंग, सेक्शन 143। एज वी नो कि ये कोड आने से पहले 13 लेबर लॉज को यहाँ पर रिपील करके अमलगमेट और मर्ज किया गया। वही कौन कौन से लेबर लॉज है वो बताया गया है। फॉलोइंग इनेक्टमेंट से जिसे रिपील कर दिया गया है,
जैसे कि अब आपको फैक्ट्रीज एक्ट नहीं पढ़ना, प्लांटेशन, माइंस, वर्किंग जर्नलिस्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बीड़ी वाला, सीने वर्कर्स, डॉक वर्कर्स, इन सभी को क्या कर दिया गया, इन सभी को रिपील कर दिया गया। अब आपको सिर्फ एक ही एक्ट पढ़ना है, एक ही कोड पढ़ना है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, ये सारे जो इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं ऐसे डीम्ड माना जाएगा कि इसी कोड के अंदर अपॉइंट किए गए हैं, ऐसा डीम्ड मान लिया जाएगा। कोई भी चीज़ करी या कोई भी एक्शन लिया गया था पहले तो भी डीम्ड मान लिया जाएगा कि इस एक्ट के अंदर लिया गया, मानो या ना मानो मान लिया जाएगा। एंड दैट इज इट। सो फाइनली आपका चैप्टर नंबर 16 होता है स्वाहा, होता है खत्म। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। आपको मज़ा आ रहा है लेक्चर देखने में, और जो एक टेंशन थी कि चैप्टर 16 कैसे होगा, चैप्टर 16 कैसे होगा, वो टेंशन भी ख़त्म हो गई होगी। बिलीव मी, ये नोट्स बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल है। एक बार ये नोट्स से पढ़ना। इवन अगर मैंने आपको इसके अंदर कुछ पीपीटीज स्लाइड्स भी दिए ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है। तो एक बार ये नोट्स से पढ़ना, इस लेक्चर को पढ़ना है, समझना, उसके बाद मॉड्यूल रीड करना है खुद से। व्हेन यू विल रीड द मॉड्यूल ना, तुम्हें अपने आप चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये नया नया ऐड हुआ है तो इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। देयर आर चांसेस कि आईसी से इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे। सो ओके माय नादान परिंदो, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।